आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपने करियर में 40,000 से भी अधिक कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट किया है। लोग समझते हैं कोई मॉन्स्टर राक्षस जैसी चीज बाहर से आया, कोई पूजा पाठ में गड़बड़ी हो गई, किसी की हमने बात नहीं मानी इसलिए कैंसर हो गया। अगर सच्चाई पूछेंगे तो आपने सिर्फ अपनी बात नहीं मानी। तो सही ये मेडिकल साइंस में ये लोगों ने इसको इतना हवा क्यों बनाया हुआ है? दो ही चीजें बिकती हैं आंचल जी, ख्वाब या खतरा। कि गौमूत्र पिलाओ तो कैंसर से तुम बचे रहो। बाकी इलाज ना करके सिर्फ गौमूत्र पिला के मुझे दिखा दे। बाबा को खुद जब कैंसर होता है तो कहाँ इलाज करा रहे हैं? विदेशों में। क्यों गए? वहाँ गौशाला में इलाज हुआ था। सबसे ज्यादा आयुर्वेद का हनन, आयुर्वेद का दमन अभी जो पॉलिटिशियंस हैं और बाबा हैं ये कर रहे हैं। इस बात को दिल से कह रहा हूँ कि मैं उस दिन अपने आप को सफल चिकित्सक मानूंगा जिस दिन भारत को हमारे जैसे डॉक्टरों की जरूरत कम होने लगी। हर कोई कैंसर क्यूरेबल है। ऑल कैंसर आर प्रिवेंटेबल। एक तो कैंसर का नाम सुनते ही हम लोग घबरा जाते हैं, ऊपर से डॉक्टर्स इतना पैनिक कर देते हैं कि मतलब आपके पास इतना टाइम है। उससे जब पूछे कि तुम्हारी लाइफ कितनी है अपने बता दो जरा। ऐसे ऐसे मरीज मेरे पास हैं स्टेज 4 के जिनको कहीं कहा गया था 3 महीने लाइफ, कहीं 6 महीने की लाइफ, 12 साल 14 साल से भी जीवित हैं। सिर्फ 4 चीजों पे अगर ध्यान दे दें उनका घर निरोगी हो जाएगा। बताइए सर। 12 किलोमीटर इंसान चल नहीं रहा होगा पूरे महीने में पैदल, लेकिन उसका अंगूठा चल रहा है 12 किलोमीटर। डाइनिंग टेबल पे हर इंसान अपने मोबाइल पे बैठा हुआ है। जो सामने बैठा है वो तुम्हें याद नहीं हो, तुमसे बात नहीं करते हो, काल्पनिक दुनिया में तुम दोस्त बना रहे हो। ब्रेस्ट कैंसर के जैसे हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, इसको कैसे क्योर किया जा सकता है अगर वो घर बैठे करना चाहे तो? कि जिस तरह की आपका थॉट प्रोसेस है ये हर एक डॉक्टर का नहीं होता है। हर कोई इंसान चाहता है भैया पैसा कमाओ। जो दिन मेरा आखिरी होगा उस दिन में मैं यही कहूंगा कि मेरी यात्रा बाकी है, अभी बहुत कुछ पढ़ना रह गया था, बहुत कुछ सीखना रह गया था। सर आपका पॉडकास्ट विद आंचल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सर आज का जो टॉपिक है ये मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस कैंसर के बारे में डिटेल से जाने। मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट सुने हैं और मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूँगी आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपने करियर में 40,000 से भी अधिक कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट किया है। मैं 40,000 ठीक बोल रहा है सर? सर्जरी हो गई है। 40,000 टोटल मरीजों की संख्या इससे भी ज्यादा है। ओह माय गॉड। तो सर मैं आपकी करियर की भी शुरुआत कैसे हुई, इसकी जर्नी के बारे में भी मैं आपसे आगे जानूंगी। और मैं चाहूँगी क्योंकि आप मेरे सामने एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कैंसर के बारे में लोगों को अवेयर कर रही है। इस बात के लिए जितने मैंने पॉडकास्ट सुने हैं आप कहते हैं कि कैंसर कोई बीमारी ही नहीं है। ये सुनना हमारे लिए अच्छी बात है कि एक डॉक्टर हमें ये वाली बात कह रहा है कि भाई कैंसर से डरने की ज़रूरत है क्योंकि कैंसर कोई बीमारी ही नहीं है। लेकिन जहाँ हम लोग सुनते हैं कि कैंसर से इतने सारे लोगों की मौत हो गई है, कैंसर का जो ग्राफ है वो इतना एकदम से बढ़ चुका है, कैंसर का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। आप इंडिया की बात छोड़िए, बाहर भी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे मन में उठ जाते हैं। तो मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगी कैंसर अगर बीमारी नहीं है तो फिर लोगों का जो ये ग्राफ है वो इतना क्यों बढ़ चुका है? और दूसरी चीज़ अगर कैंसर कोई बीमारी नहीं है तो फिर आप इलाज किसका कर रहे हैं? बहुत अच्छा पूछा। अगर विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो बीमारी होने के लिए अगर मैं कहूँ कि कहीं आग जल रही है और कहीं आपने धुआं देखा तो बीमारी किसको मानेंगे, आग को या धुएं को? आग को मानेंगे। कैंसर धुआं है और आग कहीं और है। ओके। इसीलिए कैंसर बदनाम है दोबारा होने के लिए, इसीलिए कैंसर बदनाम है इतनी संख्या में तेजी से कैंसर की संख्या जो बढ़ रही है इसके लिए। या तो कैंसर को लोगों ने धुआं समझ के धुएं का इलाज, धुएं की रोकथाम और धुएं से दोबारा पनपने की संभावना करते रहे, आग को जलता छोड़ दिया। अगर प्योर साइंस की बात करें तो बीमारी कहीं और है। मतलब सेल के अंदर, कोशिकाओं के अंदर जो मॉलिक्यूलर हेल्थ की बात मैं करता हूँ बीमारी वहाँ है। टेक्निकली उसको आप समझ सकते हैं, ग्लाइकेशन, मिथाइलेशन, ऑटोफेजी की आजकल बात सुनते होंगे, मेम्ब्रेन इंस्टेबिलिटी, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। एक्चुअल बीमारी वहाँ है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। 8 बीमारियाँ मॉलिक्यूल के लेवल पे है जिसको बीमारी का दर्जा नहीं दिया जाता है। उसके जो परिलक्षित रूप होते हैं कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, मोटापा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओडी के नाम से आजकल महिलाओं में कॉमन हो गया है, बच्चों में अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, अल्जाइमर डिजीज, भुलक्कड़ की समस्या, इसको लोगों ने बीमारी दिया हुआ है। अब पूछेंगे ऐसा क्यों? इसकी दवा बनती है तो फार्मा कंपनी का नेक्सस लॉबी, ये दवा बिकनी चाहिए,
चाहे वो कैंसर हो चाहे कोई भी तकलीफ हो। लेकिन जिस मॉलिक्यूलर हेल्थ की बात मैं कह रहा हूँ उसकी दवा नहीं बन सकती है, ना बनी है अभी तक। उसको ठीक करने के लिए कहा जाता है दीज डिजीज आर फूडेबल नॉट ड्रगेबल, मतलब इसके होने की वजह भी खाने की गड़बड़ी है। अच्छा। और ठीक करने में भी खाने का रोल है। तो उसका बाजार कहाँ से होगा, इसलिए उसको बीमारी नहीं कहा गया। मेडिकल साइंस में MBBS जब डॉक्टर ज्वाइन करता है तो उसको भी 5 साल के कोर्स में समझा दिया जाता है कि कैंसर को बीमारी बोलो, हार्ट अटैक को बीमारी बोलो और उसका इलाज कर दो। तो ये वही वाली बात हो गई कि धुएं पे आपने पानी डाला, आग जलते छोड़ दिया, दोबारा धुआं निकले, दोबारा पानी डालने के लिए मेडिकल फोर्स तैयार कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कैंसर बीमारी नहीं है, बीमारी कहीं और है। अगर कैंसर का जो आज कन्वेंशनल इलाज चल रहा है और इसके साथ साथ मॉलिक्यूलर हेल्थ को भी ठीक करें तो कैंसर ना तो दोबारा होगा और ना तो इसकी संख्या इतनी बढ़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ रूट कॉज, मतलब जड़ से आपने इलाज नहीं किया, चाहे किसी चीज़ का हो, डायबिटीज का हो, कैंसर का हो, हार्ट अटैक हो, हाइपरटेंशन हो, सबका सिम्टोमेटिक लक्षण की तरह से इलाज हो रहा है। कीमोथेरेपी दे दी, कैंसर सेल को मार दिया आपने, लेकिन ये कैंसर सेल बने क्यों, इस पे आपने चर्चा नहीं की, उसके रूट पे नहीं रूट पे नहीं गए। डायबिटीज है, ब्लड शुगर का लेबोरेटरी में आपने देखा शुगर बढ़ी आ रही है, आपने दवा दी, शुगर लेबोरेटरी की रिपोर्ट में ठीक हो गई, लेकिन शुगर जिस कारण से बढ़ी थी उसका इलाज कौन सा हुआ मेडिकल साइंस में, पूछ के देखिए। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट में मशीन में दिखा रीडिंग ज़्यादा है, आपने दवा दी, रीडिंग कम हो गई, लेकिन जिस कारण से बीपी बढ़ा था उसको अगर आपने ठीक नहीं किया तो दवा के बावजूद दोबारा बीपी बढ़ेगा, दूसरी दवा ऐड करेंगे, तीसरी दवा ऐड करेंगे, फिर भी ऐसे इंसान को हार्ट अटैक होगा। इन जनरल जिन बीमारियों को बीमारी कहा गया वो बीमारी नहीं है, बीमारी कहीं और है, उसकी चर्चा नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूं कैंसर बीमारी है ही नहीं। ओके। लेकिन आपने पूछा कि फिर इलाज क्यों करते हैं। जब कैंसर हो गया उसको ठीक करना है, लेकिन उस इलाज के साथ मैं सिर्फ वही नहीं छोड़ता हूँ, उस इंसान के जीवन शैली में क्या बदलाव होना चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, खाने पीने में क्या बदलाव होना चाहिए, उसको भी मैं ठीक करता हूँ, ताकि आग भी बुझे और धुआं भी साफ हो। धुआं साफ करना जरूरी है, लेकिन आग भी बुझा दो। ओके, मतलब जब उसकी शुरुआत हो रही है तब वो क्यूरेबल है, लेकिन अगर वो एक स्टेज पे आके हो जाए, जैसे मान लीजिए आपने इतनी सारी सर्जरी की है तो किसी स्टेज पे आकर के आपको समझ में आएगा ना कि हाँ अब इसको इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या जैसे कई बार कहते हैं ना कि जब आपका 4th स्टेज पर आ जाए कैंसर, वो फिर क्यूरेबल नहीं है। स्टार्टिंग में आपने देख लिया तो कर लिया, तो जब आपके पास 4th स्टेज आ रही थी तब भी क्या हम लोग क्योर कर सकते हैं? 4th स्टेज इनक्योरेबल है परिभाषा के तौर पे। इनक्योरेबल का मतलब होता है जिसमें आपने सारा इलाज किया, इलाज बंद कर दिया, दोबारा बीमारी नहीं आएगी, तभी हम क्योरेबल कह सकते हैं। 4th स्टेज में एक अंग से उठ के कैंसर की कोशिकाएं कई अंग में फैल चुकी होती है। और बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है। जो भी आप इलाज करते हैं वो इलाज इतनी तेज़ी से कैंसर सेल को डाउन नहीं कर पाता है कि कैंसर ठीक हो जाए, इसलिए इसको टेक्निकली हम इनक्योरेबल कहते हैं। लेकिन जिस तरह का रिसर्च चल रहा है 4th स्टेज कैंसर को भी रिवर्स करके क्योर किया जाएगा, बहुत जल्दी इसका इलाज आने वाला है। तो समझने की जरूरत है, हर दिन हर इंसान के अंदर कैंसर की कोशिकाएं बन रही हैं। हर दिन हर इंसान के शरीर में कैंसर पनपता है। अरे बाप रे, अच्छा, ठीक है। लेकिन आपने सुना है कि हर इंसान को कैंसर हो गया? नहीं होता है। हमारे बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम है, एबनॉर्मल सेल्स को पकड़ता है। जस्ट लाइक पुलिसमैन, पुलिस गश्त पे है, देखा कोई अपराधी घूम रहा है, उसको पकड़ लिया, उसको करेक्ट करता है, मतलब अपराधी को ठीक करने की कोशिश करता है। अगर उसके DNA की समस्या, मॉलिक्यूलर हेल्थ की समस्या हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम ठीक कर ले तो आपको सिम्टोमेटिक कैंसर नहीं दिखेगा। अच्छा। लेकिन अगर ये छूट गया या डिफेंस सिस्टम आपका कमज़ोर हो गया, मतलब गश्त करने वाली पुलिस की संख्या कम हो जाए या पुलिस कमज़ोर हो जाए, उसके पास हथियार ना हो, तो यही कैंसर सेल पनपने लगेगा। और जब 10⁹ मतलब 10 पे 9 0 और लगाई, इतनी कोशिकाएं इकट्ठी जब होंगी तब 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर दिखेगा। 1 सेंटीमीटर। जो लोग कहते हैं कि अभी तक कुछ पता नहीं चला, हमें सर कैसे हो गया, 1 महीने पहले तक मैं ठीक था। 10⁹ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर कोई 4 सेंटीमीटर का ट्यूमर लेके आ रहा है तो सोचिए कि उसके अंदर कैंसर की कोशिकाएं कब से बेतरतीब बढ़ रही होंगी। तब हमने ध्यान नहीं दिया। तो इस समय दर्शकों के लिए ज़रूरत है समझने की कि कैंसर है क्या। लोग समझते हैं कोई मॉन्स्टर, राक्षस जैसी चीज़ बाहर से आया, कोई पूजा पाठ में गड़बड़ी हो गई, किसी की हमने बात नहीं मानी इसलिए कैंसर हो गया। अगर सच्चाई पूछेंगे तो आपने सिर्फ अपनी बात नहीं मानी। बॉडी ऑलवेज गिव सिग्नल,
आपको बताता है राइट कि देखो एबनॉर्मल हो रहा है, असामान्य हो रहा है, जिसकी जरूरत हमें नहीं है वो हम करते हैं। तो पहले समझते हैं कैंसर परिभाषा के तौर पे है क्या। एबनॉर्मल पर्पसलेस ग्रोथ ऑफ आवर ओन बॉडी सेल्स विद द पोटेंशियल टू माइग्रेट फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर इज कैंसर। साधारण हिंदी दर्शकों के लिए, हमारे शरीर के अपनी कोशिकाओं का बेतरतीब उद्देश्य विहीन असामान्य वृद्धि होने लगे और इसमें एक अंग से दूसरे अंग में जाने की क्षमता आ जाए, ये कोशिकाएं अमरणशील हो जाएं, यही कैंसर है। और साधारण 3 करोड़ की आबादी मान लीजिए दिल्ली की है, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर मान रहे हैं, ट्रैफिक रूल मानते हैं, सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं। अब इनमें से कुछ लोग आतंकवादी बन जाए, टेररिस्ट बन जाए, हमारे जैसे लोग हैं देखने में, तो मतलब हमारे अंदर की कोशिकाएं हमारे जैसी दिख रही हैं और ये पनपने लगे, बढ़ने लगे, एक अंग से दूसरे अंग, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने लगे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने लगे और अपने लोगों को मारने लगे, यही कैंसर है। मेटाफोरिकली, उपमा के तौर पे कैंसर बना क्यों, ऐसे समझिए, आतंकवादी कब बनते हैं? जब उनकी प्रताड़ना उस समाज में बार बार हो, लगातार हो और बहुत ज्यादा हो, तो विद्रोह जगेगा, उस विद्रोह में आतंकवादी बना। इसी तरह से आप अपने शरीर पे अपने जीवन शैली के माध्यम से या किसी भी चीज के माध्यम से बार बार प्रताड़ित कर रही हैं और बॉडी जब सिग्नल दे रही है तो उसको इग्नोर कर रही हैं। तो ये सेल्स पनपने लगे, ट्यूमर का रूप लिया, कैंसर एक अंग से दूसरे अंग में गया। जब आपको लक्षण आने लगा उस ट्यूमर का, तब आपने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कैंसर एडवांस हो चुका है। तो जैसे आपने सिग्नल की बात की है कि बॉडी सिग्नल देती है, कुछ साइंस दिखने लगते हैं, कुछ सिम्टम्स दिखने लगते हैं, तो सर मैं जो जेनेरिक सिम्टम्स हो, जैसे कि आपको लग रहा है कि हाँ बॉडी कुछ तो रिएक्ट कर रही है, वो मैं कैसे पहचानूं? कोई भी असामान्य लक्षण कैंसर का लक्षण हो सकता है। अच्छा, जैसे लोग सोचते हैं कैंसर का कुछ खास लक्षण होगा, उसको मैं याद करके रखूं, यही होगा। जो आम बीमारी के लक्षण है, कैंसर का लक्षण वही होता है। क्या इसका मतलब होता है? जिस अंग में कैंसर पनप रहा है उस अंग की जो तकलीफ होती है और आम बीमारी के लक्षण होते हैं, सेम लक्षण इसमें होगा। उदाहरण के तौर पे आपको एसिडिटी हो रही है, आमतौर पे खाने पीने की गड़बड़ी से, पेट की खराबी से एसिडिटी हुई। स्टमक कैंसर एसिडिटी लेके प्रेजेंट करेगा। आपने ओवर द काउंटर दवा ले ली, एसिडिटी डाउन हो गई, 3 हफ्ते बाद फिर से एसिडिटी चालू हो गई, बार बार एसिडिटी हो जाना, पेट खराब रहना, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, खास करके महिलाओं में, मंथली पीरियड्स 1 महीने पे हो रहा था, अब 15 दिन पे हो जाए, संबंध स्थापित करने समय हो जाए, बार बार हो, या जब ब्लीडिंग चालू हो तो ज़्यादा लंबे समय तक हो, या ब्लीडिंग का अमाउंट ज़्यादा हो, एबनॉर्मल हो गया, असामान्य लक्षण। पेशाब में खून आ जाना, बार बार पेशाब जाना, आवाज़ में बदलाव, या किसी को खांसी हो रही है, 3 हफ्ते आपने इलाज करा लिया, एंटीबायोटिक ले ली, पोल्यूशन अभी दिल्ली में बढ़ गया है, आपने पोल्यूशन का नाम दे दिया, लेकिन आपकी खांसी 3 हफ्ते से ज़्यादा बरकरार रह रही है, ये भी लक्षण कैंसर का हो सकता है। अब इसको कैसे समझेंगे? एलर्जी से भी खांसी होगी, इन्फेक्शन से भी खांसी होगी, ट्यूबरकुलोसिस में भी खांसी होगी और कैंसर में भी खांसी होगी। सही, तो आम बीमारियों में भी होता ही है, कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली। तो इसके लिए हर समय मैं कहता हूं कि कोई भी असामान्य लक्षण जब 3 हफ्ते से ज़्यादा आपके इलाज के बाद रहने लगे, तो आप एक बार उस अंग के कैंसर की जांच कर लें। ओके। और हर वो डॉक्टर जो कैंसर का डॉक्टर नहीं, उसके पास मरीज जब आ रहे हैं, तो अगर उसके कॉमन ट्रीटमेंट के बावजूद भी बीमारी खत्म ना हो, तकलीफ खत्म ना हो, मरीज बार बार आ रहा है, कह रहा है डॉक्टर साहब फ़ायदा नहीं है, तो कैंसर की जांच कर लें। इतनी जागरूकता की ज़रूरत है। जैसे एक बताता हूँ, इंडिया में जो कॉमन केसेज मिस होते हैं, लंग कैंसर। इंडिया में मैक्सिमम लंग कैंसर अभी भी एडवांस स्टेज 3 या स्टेज 4 में पकड़ में आ रहा है। मरीज गया, खांसी हो रही है या बलगम में खून आ गया, डॉक्टर ने देखा इन्फेक्शन, सोचा, दवा दी, 1 हफ्ते बाद मरीज आया, बोला ठीक नहीं हो रहा हूँ, ये सोच लिया ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस की दवा चल रही है। टीबी की दवा चलती है 6 महीने, लेकिन मरीज को फ़ायदा चालू हो जाता है 48 घंटे के बाद ही, मतलब 2 दिन के बाद फ़ायदा होने लगना चाहिए, लेकिन मरीज को फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर 3 हफ्ते के इलाज के बाद फ़ायदा नहीं हो रहा तो जांच करा लीजिए, बेसिक एक्सरे कराइए, सीटी स्कैन कराइए, कैंसर की जांच होती है, उसमें गांठ दिखती है, उसकी बायोप्सी करा दीजिए। यही जगह है जहां हम प्री कैंसर या अर्ली कैंसर पकड़ सकते हैं। इतनी छोटी जागरूकता की जरूरत है, आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। ट्यूबरकुलोसिस मिस होता है, महिलाओं में कॉमन प्रॉब्लम है कि वाइट डिस्चार्ज तो हो जाता है,
या कभी कभी हार्मोन गड़बड़ी है, ब्लीडिंग हो गई, एक बार हो गई कोई बात नहीं, अगर ठीक हो गई कोई समस्या नहीं है। बार बार अगर होने लगे तो जाके बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की जांच करा लें, पैप स्मीयर बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड करा लें। ओके, छोटी चीज़ है। किसी को एसिडिटी इंडाइजेशन इन दिनों खास करके ज़्यादा रहने लगा, उन्होंने डाइट अपनी चेंज कर ली, एसिड बनने की दवा ले ली, ठीक हुआ, दोबारा हो जाए, आप एक एंडोस्कोपी करा के चेक करें, एक अल्ट्रासाउंड करा के चेक करें। इतनी छोटी छोटी जागरूकता की जरूरत है, हर स्तर पे जागरूक होना है। तो अगर कहिए कैंसर को वाकई इतना सरल और सहज तरीके से समझें तो नंबर 1, कैंसर इज प्रिवेंटेबल, कैंसर का रोकथाम संभव है। तो सही है, ये मेडिकल साइंस ने, ये लोगों ने इसको इतना हुआ क्यों बनाया हुआ है? 2 ही चीज़ें बिकती हैं आंचल जी, ख्वाब या खतरा। या तो दिखाएं कि आप ऐसा करेंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो, जबकि मैं इस गारंटी से कहता हूं कि आज तक किसी ने स्वर्ग को देखा नहीं है। हाँ। लेकिन आपको वो सारी चीजें वैसी दिखाई जाएंगी जो धरती पे उपलब्ध नहीं हो, स्वर्ग में है। शहद की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी, अप्सराएं मिलेंगी। जिन जिन चीज़ों को धरती पे आपने मना किया कि ये मत करो, वो सारी चीज़ें वहाँ अप्सराएं भी मिल रही हैं, मदिरा भी मिल रहा है, तो आप स्वर्ग का। लेकिन उस ख्वाब में इंसान करता है या खतरा, आपको डर हो जाए। तो कैंसर में खतरा जोड़ा गया कि अगर कैंसर बेचोगे तो ये खतरे का व्यापार है, सब लोग करने में उत्सुक हैं। लेप्रेसी, आप लोग छोटी रही होंगी, लेप्रेसी लाइलाज बीमारी मानी जाती थी। उसके लेप्रेसी पे जब मेडिकल साइंस ने काबू कर लिया, ट्यूबरक्लोसिस को बेचा गया। उसके बाद जब काबू कर लिया तो एड्स आया, फिर हार्ट अटैक आया जिसमें स्टेंट डलते, छल्ला, कि अभी छल्ला नहीं डलवाया तो मरीज की जान गई। अब इसका बिजनेस डाउन हुआ, तो अभी चल रहा है कैंसर का व्यापार। अगर हवा बना के खतरा नहीं दिखाएंगे तो एक मरीज डॉक्टर या अस्पताल के बहकावे में कैसे आएगा? अगर डॉक्टर ने इतना ही सरल और सहज कर दिया कि कैंसर है, ठीक है, हो गया तुम्हारा, इसका इलाज संभव है, और इलाज में ऐसा नहीं कि तुम्हारा घर बिक जाएगा, और ये भी नहीं है कि तुम्हारी बीमारी ठीक ना, और इतना साधारण कर देगा तो उस डॉक्टर की बात कौन सुनेगा? तभी आज देखिए बाबा थेरेपी कैंसर में चालू हो गई। बाबा थेरेपी कैसी मतलब? बाबा थेरेपी मतलब जो डॉक्टर है भी नहीं। एक तो कैंसर का डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारी पढ़ाई की जरूरत होती है। हाँ। वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन भगवाधारी व्यापारी बन के कुछ भी दवा बेच रहा है। कोई फूंक मार के बाबा इलाज कर रहा है कैंसर का, कोई गौमूत्र पिला के इलाज कर रहा है। ये कैंसर का व्यापार है, क्योंकि एक साइड दिखाया गया मॉडर्न मेडिसिन में कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा है या कैंसर क्यूरेबल नहीं है, तो बाबाओं ने बिजनेस कर लिया। और सारे बाबाओं को मैं चैलेंज कर चुका हूं कई प्रोग्राम के माध्यम से, अगर तुम कैंसर वाकई ठीक कर रहे हो तो एक केस तुम ठीक करो, मैं मॉनिटर करूंगा, और तुम अगर गारंटेड ठीक करे तो मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ के मैं वही विधा अपनाऊंगा जिसमें गौमूत्र पिलाने से कैंसर ठीक हो रहा है। लेकिन कोई ठीक नहीं करता। तो ये कहीं तो कुछ तो काम करता होगा, अगर इस तरह बिल्कुल काम नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता है। बहुत सारे लोगों के तो जो आम लोग हैं, इनफैक्ट हमारे घर में भी, नोन में भी, कि गौमूत्र पिलाओ तो कैंसर से तुम बचे रहोगे। बाकी इलाज ना करके सिर्फ गौमूत्र पिला के मुझे दिखा दे। विज्ञान कोर्स में प्रत्यक्ष और प्रमाण चाहिए। हाँ। अगर मैं किसी के कैंसर का इलाज कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा सिटी स्कैन, पेट स्कैन करा के आओ, मैं ऑपरेशन करूँगा, दोबारा पेट स्कैन करा के चेक करना, कैंसर ठीक रहेगा। कोई बाबा इसको इस तरह से करा के मुझे दिखा दे, मैं मॉनिटर मैं करूँगा, मरीज उसका होगा, मॉनिटर मैं करूँगा। कि मॉनिटर का मतलब ये है कि मैं चेक करूँगा, जांच कराऊँगा, मरीज का जब इलाज होगा मैं साथ रहूँगा, कि चुपके से तुम कैंसर की दवा कीमोथेरेपी तो नहीं दे रहे हो, और इलाज होने के बाद मैं चेक करूँगा। अगर ये वाकई कोई डॉक्यूमेंट करता है तो ये अच्छी चीज़ है, सब लोग एक्सेप्ट करेंगे, पूरा विश्व एक्सेप्ट करेगा कि पूरे कैंसर रिसर्च में जीन थेरेपी से लेके वैक्सीन से लेके सारी चर्चाएं चल रही हैं। अगर गौमूत्र में ही चमत्कार है तो मैं कहता हूँ भारत में सारे मेडिकल कॉलेज बंद कर दें, अस्पताल बंद कर दें, गौशाला खोल दें, और गाय के मूत्र को जमा करके वाटर टैंक से अटैच कर दें। हर इंसान गौमूत्र पीता रहे, ना कैंसर होगा, ना कैंसर हो गया तो इलाज भी हो जाएगा, और गौशाले में कैंसर के मरीज को भर्ती कर दिया जाए। पॉलिटिशियंस, बाबा को खुद जब कैंसर होता है तो कहाँ इलाज करा रहे हैं? विदेशों में। क्यों गए? वहाँ गौशाला में इलाज हुआ था या मॉडर्न साइंस ने इलाज किया था? दूसरा, जब मैं ऐसी बात करता हूँ तो लोगों को लगता है मैं आयुर्वेद के खिलाफ बोलता हूँ। मैं आयुर्वेद का पुजारी हूँ। हाँ, मैंने देखा है आप आयुर्वेद को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इनफैक्ट ज़्यादा नहीं प्रमोट करता हूँ, भारत की सभ्यता और संस्कृति में आयुर्वेद समाहित है। करेक्ट। मैं मॉडर्न मेडिसिन का विद्यार्थी हूँ। हिपोक्रेट
को फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन माना जाता है, लेकिन भारत के चिकित्सक होने के नाते मैं अपने को धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत का वंशज मानता हूँ, हिप्पोक्रेट का वंशज मैं नहीं हूँ। और आयुर्वेद में जितनी असीम चीजें भरी है, अनंत चीजें भरी है, आज सच में जो आयुर्वेद को अपने को प्रतिनिधि मानते हैं आयुर्वेद का, उनको आयुर्वेद की जानकारी नहीं है, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है आयुर्वेद शोध नहीं किया है। आयुर्वेद इतना सिंपल नहीं है गौमूत्र पिला के कैंसर का इलाज कर दो, कभी नहीं आयुर्वेद कहेगा। हमारे महर्षि सुश्रुत पहले सर्जन हैं पूरे विश्व के जो भारत में थे। राइनोप्लास्टी, नाक कटने के बाद नाक जोड़ने की परंपरा उनकी सुश्रुत संहिता में लिखी हुई थी। कैंसर को उन्होंने अर्बुद कहा था और ट्यूमर को ग्रंथि कहा था, उसकी चर्चा है, कैसे इलाज होना उसमें भी लिखा हुआ है। कैंसर सर्जरी की चर्चा है उसमें। हाँ, आप पूछ के देखिए इन बाबाओं से कि आयुर्वेद में किस ग्रंथ में कैंसर सर्जरी की चर्चा तो जब है तो फिर उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? एग्जैक्टली। और जो पॉलिटिशियंस आज दिखाते हैं कि आयुर्वेद के बहुत बड़े सपोर्टर हो गए हैं, ब्रिज कोर्स करा रहे हैं, वो भी गलत हैं। सबसे ज्यादा आयुर्वेद का हनन, आयुर्वेद का दमन और आयुर्वेद का विसर्जन एक तरह से करने में अभी जो पॉलिटिशियंस हैं और बाबा हैं ये कर रहे हैं। अदरवाइज आयुर्वेद पे सही से शोध करके पूरे विश्व को दिखाया जाए तो पूरा विश्व आयुर्वेद को मान रहा है। जितने कंट्री में जाता हूं लोग मुझसे आयुर्वेद पे भी चर्चा करते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन तो सबने पढ़ा हुआ है, आयुर्वेद नहीं पढ़ी है, सब चर्चा करते हैं। मैं बताता हूँ आयुर्वेद में किस तरह से चीज़ों को देखा जाता है, दोष क्या है, प्रकृति क्या है, गुण क्या है, उसको मॉडर्न मेडिसिन से मिला के बताता हूँ कि देखो मॉडर्न मेडिसिन हमारा ये देखता है, आयुर्वेद ये देखता है। दूसरा अफसोस ये हुआ जो आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं वो बाई चॉइस नहीं आयुर्वेद के डॉक्टर बन रहे हैं, बाई चांस बन रहे हैं। कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ, जो हायर रैंक के लड़के होते हैं वो एमबीबीएस सेलेक्ट करते हैं, मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर बनते हैं। जिनको एमबीबीएस नहीं मिलता वो बीएमएस सेलेक्ट करते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर बनते हैं। उनको भी पहले ही उनका मनोबल तोड़ दिया जाता है कि तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो इसलिए आयुर्वेद कर रहे हो। जैसे हमारे यहाँ पे बोला जाता है साइंस का स्टूडेंट ना होकर के तुमने अगर आर्ट्स ले ली तो फिर तुम उस लायक नहीं हो। यही हो रहा है। अच्छा, तो अभी जो कहा ब्रिज कोर्स, उनको क्या कहा कि आयुर्वेद की डिग्री करने के बाद तुम 6 महीने मॉडर्न मेडिसिन पढ़ लो और दवा लिखो मॉडर्न मेडिसिन की। तो फिर आयुर्वेद किस लिए पढ़ाया उसको? करेक्ट। जरूरत क्या है भारत को? भारत को जरूरत है, भारत में 6 विधाएं हमारी हैं, उनको हॉलिस्टिकली एक रूफ के अंडर ले आए, एक छत के अंदर 6 के 6 विधाएं। मॉडर्न मेडिसिन जो बाहर से आया, ग्रीक से आया, हिप्पोक्रेट के द्वारा पूरे वर्ल्ड में फैला, जिसके हम लोग डॉक्टर हैं। आयुर्वेद भारत की परंपरा है। होम्योपैथ, योगा, नेचुरोपैथ और कहीं सिद्धा है कहीं यूनानी है। इसको रख लें। 6 विधा के डॉक्टर एक जगह बैठे। अब एक मरीज आया हाइपरटेंशन लेके, मतलब बीपी की समस्या, डायबिटीज की समस्या, कैंसर की समस्या, सारे डॉक्टर इकट्ठे बैठ के चर्चा करें उस मरीज के लिए कि क्या बेस्ट इलाज इनका करें। उसी समय मॉडर्न मेडिसिन अपना इलाज करें, आयुर्वेद की चीज़ें चालू हों, लाइफस्टाइल चेंजेस चालू हों, योग का रोल है, नेचुरोपैथ का रोल है। ऐसे में देखिए कि उस हर बीमारी का रिजल्ट जितना % अभी हो रहा है उससे बढ़ जाएगा और पूरा विश्व हमें सच में जगत गुरु, विश्व गुरु मानने को तैयार होगा। सिर्फ आडंबर से, हवाबाजी से आप विश्व को कुछ नहीं दे सकते हैं। मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना सारी चीज़ें, राइट? एक्चुअली एक्चुअल वर्ड इंटीग्रेट है। इंटीग्रेट का हिंदी है समाहित कर देना, उर्दू है, पर्शियन है फना। इस पे गालिब की बहुत अच्छी लाइन है, परतबे खुर से है शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूं एक इनायत की नजर होने तक। परतबे खुर, ड्यू ड्रॉप, ओस की बूंद है। हाँ। सूरज जब निकलता है ओस की बूंद एक चमक रही है, लेकिन चाहती सूरज की एक किरण मेरे ऊपर पड़े, मेरी चमक और बढ़ जाए। लेकिन परतबे खुर से है शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूं एक इनायत की नजर होने तक। सूरज की किरण पड़ी और ओस गायब, फना, विलुप्त, इंटीग्रेट। तो मैं भी उस दिन के इंतजार में हूं एक इनायत की नजर होने, जिस समय भारत में 6 की 6 विधाएं समाहित हो जाए। ऐसी सूरज की कोई किरण पड़े और हम सब विलुप्त हो जाएं, ना मॉडर्न मेडिसिन अलग हो, ना आयुर्वेद अलग हो, सब समाहित होकर इलाज करने लगे। लेकिन सर बात वही है ना, अगर सारे इंटीग्रेट हो गए तो फिर बाकी इन लोगों के काम कैसे चलेंगे, इन लोगों का धंधा कैसे चलेगा, पैसे कैसे कमाएंगे, लोगों के बीच में डर कैसे हमारे महर्षियों ने, सुश्रुत ने खास करके बोला, उनसे जब चरक ने बोला था, उनसे पूछा कि गुरुजी आप जब बात करते हैं बीमारी रोकने की तो फिर हमारे पास तो लोग नहीं आएंगे। तो उन्होंने बोला जो एक बार पैदा हुआ है पूरे जीवन काल में उसको वैद्य की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक सही वैद्य का कर्तव्य यही है कि अपने समाज को कितना खुश रख सके। और एज सच डॉक्टर जो वर्ड निकला, लैटिन वर्ड से निकला था डॉसियर, जिसका मतलब था टीचर, शिक्षक।
अच्छा, डॉक्टर का मतलब चिकित्सक नहीं है। ओह, तो मॉडर्न मेडिसिन भी ये मानता है कि डॉक्टर का एक्चुअल रोल था टू टीच द सोसाइटी, उनको अवेयर करो, जागरूक करो, कीप देम हैप्पी, कीप देम हेल्दी, और अगर उसके बाद भी बीमार हो जाए तो उसका इलाज भी कर देना। लेकिन आज डॉक्टर का रोल रिवर्सल हो गया। पहला काम कह रहा है डॉक्टर इलाज करो, पैसा कमाओ। टीच बाद में करेंगे, टीच नहीं करेंगे, टीच कर देंगे तब तो एम्पावर हो जाएंगे, जबकि एक्चुअल रोल डॉक्टर का यही था कि अवेयर करो। तो जब इंटीग्रेटिव सोसाइटी होगी, अंडर वन रूफ सब बैठे रहेंगे, आप समझिए कितना खुशहाल समाज होगा हमारा। या तो लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे तो उनका परमानेंट क्योर की बात हम कर रहे हैं, समाज कितना प्रोडक्टिव हो जाएगा। आज हर साल आंकड़ा बता रहा हूं, भारत का आंकड़ा उठा के देखिए, कितने लाख लोग सिर्फ इलाज के खर्च के कारण बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल पे जा रहे हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं है, राइट, प्राइवेट में जाना है, खर्चे हैं, बिल्कुल। तो अगर खुशहाल समाज बनाना चाहते हैं तो ये जो एक कहते हैं पानी की पाइप में लीकेज है, उन लीकेज को प्लग कीजिए, बंद कीजिए। और बीमार समाज किसी अच्छे इसका देश का दो तक नहीं हो सकता है। मतलब ये बड़ी बुरी चीज़ है, और मैं सच इस बात को दिल से कह रहा हूँ कि मैं उस दिन अपने आप को सफल चिकित्सक मानूंगा जिस दिन भारत को हमारे जैसे डॉक्टरों की जरूरत कम होने लगेगी। मतलब वाकई स्वस्थ समाज होने लगेगा। डॉक्टर्स की कमी होने लगेगी, पुलिस की कमी होने लगेगी, वकीलों की कमी होने लगेगी, तो जाके जिस देश में अस्पताल, पुलिस चौकी और कचहरी बढ़ने लगे वो देश विफल है। तो फिर किस बात के लिए हम लोग कहते हैं विश्व गुरु है? विश्व गुरु तो मैं देखूं तो फिर बहुत पहले था हमारा विश्व गुरु, अब तो है ही नहीं। एक्चुअल भारत की जो पुरानी लाइनें लिखी हुई है, सोने की चिड़िया, हाँ, भारत था, हाँ, बिल्कुल था, हाँ। लेकिन अब हम सिर्फ कॉपी कैट बन चुके हैं। मानसिक गुलामी, इतने साल गुलाम रहने के कारण मानसिक गुलामी में जीते हैं। जो विदेश में कह दे वो हम मान लेते हैं। हमारे यहाँ का योग जब पूरे विश्व में फैला दिया गया, तब अब भारतीय भी योग पे उछल कूद मचा रहे हैं, बंदर नाच कर रहे हैं। वो भी जब बाहर वालों ने अपनाया था पहले। और जब तक हमारी सभ्यता संस्कृति थी तो आप जिम फॉलो कर रहे थे, क्योंकि विदेशों में जिम का कल्चर था, राइट। तो अभी भारत को अगर पहल करनी है तो भारत पहल करे इंटीग्रेटिव मेडिसिन पे। और जब मैंने बात कही इंटीग्रेटिव में फना, सब एक दूसरे में विलुप्त हो जाए। देखते हैं ये तो कब चीज़ें हो पाती है, और आपका जो ये मिशन है ये कब सक्सेसफुल होगा इस चीज़ को लेकर के, कि जब सारे ही एक साथ बैठ के इंटीग्रेट हो करके एक एक्चुअल में एक बीमारी को लेके बात करें और उस पर सब अपना सोल्यूशन दे। सर, जैसे हम लोग कैंसर की बात कर रहे हैं, तो ये कितने टाइप्स के कैंसर होते हैं? जैसे आम लोगों को तो इतना पता नहीं होता है, आप बताइए कितने टाइप के कैंसर होते हैं? हेड टू टो, मतलब सर से लेके पाँव के अंगूठे तक, नाखून की जड़ तक कैंसर कहीं हो सकता है। मतलब हेयर के रूट का कैंसर और अंगूठे की जड़ का कैंसर, मतलब नाखून के जड़ का कैंसर, ये भी मैलिग्नेंट मेलानोमा बोलते हैं। ओके। किसी भी अंग में कैंसर हो सकता है। ट्रीटमेंट के पॉइंट से हम लोग डिवाइड करते हैं दो भाग में, सॉलिड ट्यूमर एंड लिक्विड। लिक्विड का मतलब ब्लड कैंसर जनरल लैंग्वेज में। सॉलिड ट्यूमर जिसमें गठान महसूस होती है, मतलब जो गांठ हो जाती है, गांठ जैसी हो जाती है, कोई घाव हो जाए, छाला हो जाए। ओके। तो हेड एंड नेक कैंसर, मुंह का कैंसर हो गया, जीभ का कैंसर, जबड़े का कैंसर, गले का कैंसर, थायराइड कैंसर, ऐसे करते उतर जाएं आप। फूड पाइप का कैंसर, इसोफेगस कैंसर बोलते हैं। स्टमक का कैंसर, खाने की नली का, खाने की थैली का। फिर लंग कैंसर, फेफड़े का कैंसर, पैंक्रियाज का कैंसर, लीवर कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, किडनी कैंसर, ओवेरियन कैंसर, पैंक्रियाज कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, मस्कुलोस्केलेटल मतलब बोन का ट्यूमर। इस तरह से करते आप जाएंगे तो किसी भी, मैंने जैसा बताया, किसी भी कोशिका में जब कैंसर पनप सकता है तो किसी अंग में कैंसर हो सकता है। जिस अंग में होगा उसी के हिसाब से हम टाइप बोलते हैं। टाइप मतलब है हिस्टोपैथोलॉजिकली, इसको मेसल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा, सार्कोमा, ये टेक्निकल चीज है इलाज के पॉइंट से। मेन इंपॉर्टेंट है कैंसर की संख्या है, किस स्टेज में है और क्या इलाज करें जो कैंसर क्योर हो जाए। और इसमें हर कैंसर जो आपने बताए हैं, अगर स्टार्टिंग में ही पता चला, हर कोई कैंसर क्यूरेबल है। ऑल कैंसर आर प्रिवेंटेबल एक्सेप्ट जो बच्चों में चाइल्डहुड कैंसर होता है, वो माँ के गर्भ में जब बच्चा पल रहा होता है तब जो एक्सपोजर होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे सूर्य ग्रहण। अभी चलिए इसी पे बात कर लें। बताइए। महिलाओं के लिए हमारे भारत में परंपरा थी, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हो तो जो गर्भवती महिलाएं बाहर ना जाए। आपने पता नहीं सुना होगा, गांव में आज भी मान्यता है।
अब साइंस भी मानता है उसको बात को, साइंस मानता है कि उसमें कुछ ऐसे रेज होते हैं जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, बहुत फास्ट उसके सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं, उस पर हिट हुआ, हो सकता है उस बच्चे को उसमें कुछ ना हो, एबनॉर्मल हो जाए, बच्चा पैदा हो गया, सिंगल हिट लेके पैदा हुआ, और पहले दूसरे साल उसके जीवन में कुछ और एक हिट हो जाए वातावरण से, 2 हिट हाइपोथेसिस, 2 बार हिट हुआ, बच्चा कैंसर डेवलप किया, 3 साल के बच्चों को कैंसर हो गया। ओह माय गॉड। ये प्रिवेंटेबल नहीं है। ये प्रिवेंटेबल उतना ही है कि माँ जब गर्भवती हो तो इस तरह का एक्सपोजर ना ले, बेवजह की दवाइयाँ ना खाए, बेवजह का रेडिएशन एक्सपोजर ना ले, इस चीज़ों को अगर अवॉइड करे तो ये भी प्रिवेंटेबल है। अदरवाइज सारे कैंसर प्रिवेंटेबल हैं, जितने ने कैंसर की बात कही, सारे कैंसर अर्ली डिटेक्टेबल हैं, मतलब शुरू में पकड़े जा सकते हैं और क्यूरेबल हैं। सर अगर जैसे आपने प्रेग्नेंट की बात की, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको कैंसर है और वो प्रेग्नेंट है, तो क्या बच्चे में भी आने की शंका रहती है? इसका एक उदाहरण भी दूंगा। हाल फिलहाल में एक लेडी का मैंने इलाज किया। प्रेग्नेंट लेडी को अगर कैंसर है तो बच्चे में कैंसर आ जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा आएगा ही नहीं। कोई चांस ही नहीं है? नहीं। ओके। माँ के कैंसर से बच्चे का कोई लेना देना नहीं। ओके। लेकिन प्रेग्नेंट लेडी में इलाज करना एक बहुत ट्रिकी और चैलेंजिंग है। अभी हाल फिलहाल में इलाज उनका पूरा हुआ है। यंग लड़की, बच्ची, नई शादी हुई और 3 महीने की प्रेगनेंसी थी, उसको ब्रेस्ट कैंसर का पता चला। ओके। अब उस समय आम तौर पे मैक्सिमम डॉक्टरों ने, अस्पतालों ने यही सलाह दिया कि बच्चे को अवॉइड कर दो और कैंसर पे ध्यान दो, क्योंकि अपने लाइफ की बात है। सारी ट्रीटमेंट प्लानिंग करके, सारा कुछ डिस्कस करके पेरेंट्स से, उस लड़की का इलाज इस तरह से किया, कीमोथेरेपी दी गई, कैंसर श्रिंकेज हुआ, बच्चा 9 महीने कंप्लीट कराया, बच्चा हेल्दी, स्वस्थ एक बालक पैदा हुआ, फिर उसकी सर्जरी की, उसके बाद बाकी का ट्रीटमेंट दिया। अभी बच्चा 1 साल का हो गया, बच्चा भी स्वस्थ है, माँ भी स्वस्थ है, कैंसर फ्री है। इसमें जरूरत है विजडम की। राइट। डॉक्टर सिर्फ अपने मेडिकल साइंस को हार्ड कोर अप्लाई ना करे, उनके घर वालों से डिस्कस करके वे एंड बैलेंस करे, और तब जाके कैंसर का इलाज संभव है। अगर मान लीजिए इस तरह की सिचुएशन में डॉक्टर पैनिक कर जाए तो मरीज किसके पास जाएगा? सर डॉक्टर तो पैनिक कर देते हैं सामने वाले इंसान को, उसके माइंड को इस तरह की भूमिका बना देंगे कि तुम्हारे पास सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सामने वाले पेशेंट तो खुद, एक तो कैंसर का नाम सुनते ही हम लोग घबरा जाते हैं, ऊपर से डॉक्टर्स इतना पैनिक कर देते हैं कि मतलब आपके पास इतना टाइम है, आपके पास डिसीजन लेने का, आप ये करो वरना तो डेथ हो सकती है। ये सब तक भी करते हैं मेरे नोन में। उसकी 2 ही वजह हो सकती है, या तो डॉक्टर कॉन्फिडेंट, सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, मतलब उसको ही जानकारी नहीं हो, खुद डरा हुआ है इलाज से, या वो व्यापार कर रहा है ताकि उसके पास से मरीज कहीं चला ना जाए। सेकंड ऑप्शन के ज़्यादा चांसेस हैं। तो उसमें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है, कि इसलिए कैंसर में हर समय मैं कहता हूँ सेकेंड ओपिनियन, मतलब कहीं भी दिखाएं आप, एक बार दूसरी जगह ओपिनियन जरूर कराएं। दूसरा, डॉक्टर की क्रेडेंशियल चेक करें। पहला कि डॉक्टर ने पढ़ाई जो की है गवर्नमेंट कॉलेज से की है, डोनेशन वाला डॉक्टर तो नहीं है, आरक्षण वाला तो डॉक्टर नहीं है, पढ़ाई तो टैलेंट पे आके मेरिट से एग्जाम क्वालिफाई किया है कि नहीं किया है, और जो मरीज का इलाज किया है उन मरीज का क्या रिजल्ट रहा है। डॉक्टर पे ट्रस्ट करें, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। डॉक्टर सिर्फ ओपिनियन देने के लिए बना है, ओपिनियन दे, कन्विंस ना करे कि इलाज मुझसे ही कराओ। और मरीज का हैंड होल्ड करे, उसको रास्ता दिखाए, पथ प्रदर्शक बने, ना कि एक व्यापारी बन के उसको जेल में कैद करने के लिए, आ गए हो मेरे पास तो मेरे पास ही रुको, ये ना करे। ये सारे लक्षण जब मरीज जा रहे हैं डॉक्टर के पास, चेक करें, ऐसे लक्षण से भरा डॉक्टर तो नहीं है, तो उस इलाज ना करें। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को बताया कि तुम्हें कैंसर है, ये गांठ बनी हुई है, उसने साल भर तक का उसका ट्रीटमेंट कैंसर को लेके किया, और पता चला वो एक नॉर्मल, जब उसका कुछ समझ में नहीं आया, और तो वो एक नॉर्मल उसकी सिस्टर निकली कि उसमें वो ट्रीटमेंट जो चल रहा था उसका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था। अब बताइए इसमें लोग क्या करें? इसीलिए मैंने बात कही सेकेंड ओपिनियन की। कैंसर की डायग्नोसिस हो, पहला काम करना है, डोंट गेट पैनिक। कुछ नहीं होगा कैंसर में।
अगर कोई डॉक्टर ये कह रहा है कि फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, एटम बॉम्ब है, इस तरह की लैंग्वेज मरीज जाके बताते हैं मुझे, बिल्कुल ना करें। कैंसर जैसा मैंने बताया 10⁻⁹ सेल्स होने में 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर होने में इतना समय लग रहा है, तो 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में क्या हो जाएगा? दूसरे डॉक्टर को दिखाएं, जांच जरूरत लगे दोबारा करा के चेक करें कि वाकई मुझे कैंसर है कि नहीं है। और इलाज को ढंग से ये करें, गूगल से ज़्यादा गाइड ना हो, या चैट जीपीटी मिसगाइड भी कर रहा है, कुछ गाइड कर रहा है, कुछ मिसगाइड कर रहा है। तो जो मैंने कहा ट्रस्ट करें, ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, इसको मैं हर समय एक उपमा के तौर पे समझाता हूं कि अगर डॉक्टर आपका सही है तो आप उस पर ट्रस्ट करें, उसी तरह से ट्रस्ट करें जैसे अर्जुन ने कृष्ण पर ट्रस्ट किया। कृष्ण ने कहा तुम यहाँ तीर चलाओ, तुम्हें बाकी सोचने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। अगर उसका डॉक्टर कृष्ण बनने को तैयार है तो खुद को अर्जुन मान लो। लेकिन डॉक्टर अगर कृष्ण आजकल कम मिलेंगे, हो सकता है ना मिले, तो अर्जुन बनने की जरूरत नहीं है। तो फिर अपना बुद्धि विवेक लगाइए, उसकी ढंग से जांच कराइए और कंक्लूजन पे पहुंचिए, तब जाके इलाज कराइए, पैनिक ना करके। सर, जब इसकी बात आती है ना कैंसर की, तो हर कोई पैनिक कर ही जाता है। तो ऐसे में जैसे आपके पास लोग आते होंगे, ऐसे पेशेंट्स जो 4th स्टेज पे आपके पास होते हैं, उनका तो मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता होगा, और साथ के साथ जो पेशेंट तो है ही, उनकी फैमिली भी कितनी डिस्ट्रॉय हो जाती है मेंटली। ऐसे लोगों को आप कैसे टैकल करते हो? देखिए, कैंसर को हर समय कहता हूँ, कैंसर में इंसान सिर्फ फिजिकल डेथ से नहीं मरता है, मेंटल, फाइनेंशियल, सोशल, फैमिली, प्रोफेशन, सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। और उस समय उसके सामने 2 चीज़ जो सबसे ज़्यादा आ रही होती, एक मौत, दूसरा पैसा, कहाँ से आएगा। दोनों को डिकोड कर देता हूँ। आम समस्याओं की तरह कैंसर भी एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान संभव है। तो ये तो भूल जाएं कि कैंसर लाइलाज है, ये भूल जाएं। इवन स्टेज 4 कैंसर में वी कैन प्रोलॉन्ग द लाइफ एंड गिव क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमें इस एम से इलाज करना है कि उसको तकलीफ ना हो इस इंसान को, और जितनी उसकी ज़िंदगी बढ़ा सकें बढ़ाएं। तीसरी बात, मरीज पूछते हैं डॉक्टर साहब समय कितना है। मैं हर समय कहता हूँ, उस पर बहुत अच्छा रिसर्च पेपर आया है। क्या? मैं हर समय कहता हूँ कि आई एम ए डॉक्टर नॉट एन एस्ट्रोलॉजर। मुझे कैसे पता होगा तुम्हारी उम्र कितनी है। इस पर रिसर्च पेपर ये आया कि लाइफ को जो प्रिडिक्ट करके डॉक्टर बताता है 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, उससे जब पूछे कि तुम्हारी लाइफ कितनी है, अपने बता दो जरा। लीनियर एल्गोरिदम में ह्यूमन लाइफ नहीं चलता है। मतलब हम डिसाइड कर दिए कि 3 महीने, तो 3 महीने क्या ऐसे ही चलेगा। ऐसे ऐसे मरीज मेरे पास हैं स्टेज 4 के, जिनको कहीं कहा गया था 3 महीने लाइफ, कहीं 6 महीने की लाइफ, ये करा लो वो करा लो, 12 साल 14 साल से भी जीवित हैं, कैंसर के साथ जीवित हैं। कैंसर है लेकिन उनको कैंसर से कोई तकलीफ नहीं हो रही है। तो ये लाइफ एज कैलकुलेट करने वाला डॉक्टर था कौन? ऐसे भी कैंसर होते हैं जो हाइपरटेंशन की तरह है। आप एक दवा खा रहे हैं, बीपी डाउन है, कैंसर है आपके शरीर में, कुछ आपको तंग नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपने मरीज को ये समझा दिया स्टेज 4 है, 3 महीने की लाइफ है, तब तो मरना ही मरना है उसको। मेंटली वो डाउन होगा, मरेगा। करेक्ट। तो झूठी तसल्ली नहीं देंगे, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं उसका हैंड होल्ड करके, तुम चलो, मैं साथ हूं तुम्हारे, जितने तुम चल रहे हो, जितने दिन तक मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तो बिल्कुल यंग बच्चा था तब से जिनका इलाज किया, आज मैं थोड़ा उम्र दराज हो गया, वो बूढ़े हो गए, वो भी जीवित है, मैं भी जीवित हूं। पॉजिटिविटी की जरूरत है, और माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी बीमारी के आउटकम में। तो पहला जो मरीज टूट जाता है, जो आपने बताया, तो ये एक बात हुई। बाकी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 कैंसर क्यूरेबल है, उसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई दुविधा नहीं है। दूसरी बात होती है इलाज महंगा है। दूसरी टेंशन ये रहती है, महंगे की बात जब होती है तो क्या होता है, प्राइवेट अस्पताल, तभी तो महंगे सस्ते की बात है। तो सरकारी अस्पताल में इलाज क्यों नहीं है? भरोसा नहीं करते बिल्कुल सरकारी डॉक्टरों पे। तो जब चुनाव का समय आता है तो आपने मंदिर मांग लिया, 370 हटवा लिया, आप मांग नहीं सकते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराइए। आपके यहाँ जब संसद का चुनाव हो रहा है, लोकसभा या राज्य विधानसभा का, तो आप मांगिए कि इलाज की सुदृढ़ व्यवस्था हमारे लोकेलिटी में, हमारे कॉन्शी में होनी चाहिए। क्यों इलाज सिर्फ दिल्ली मुंबई में होगा? आंकड़ा कहता है कैंसर का इलाज 28% इलाज सिर्फ सरकारी अस्पताल में हो रहा है।
72% इलाज प्राइवेट अस्पताल में हो रहा है, क्योंकि इसलिए महंगा सस्ता की बात होती है। हाँ, इसका सॉल्यूशन आयुष्मान कार्ड आया है, कुछ दिनों के लिए ठीक था। हाँ। लेकिन एंट्री मैनेजमेंट इसको मैं कहता हूँ, कुछ दिनों के लिए ठीक है, आपने प्राइवेट अस्पताल को दे दिया, लेकिन तब तक सरकारी अस्पताल को एम्पावर करो, मतलब इतना सुदृढ़ बना लो सरकारी अस्पताल को कि बाद में आयुष्मान कार्ड की जरूरत ना हो, सभी इलाज सरकारी में मौजूद हो। अकाउंटेबिलिटी करो सरकारी अस्पताल की, मतलब जैसे प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर काम कर रहा है अकाउंटेबल है, तो सरकारी अस्पताल में फ्री में नहीं कर रहा है डॉक्टर काम, उसको सैलरी मिलती है। सैलरी कहाँ से मिलती है? हमारे टैक्स पेड पैसे से रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे सैलरी मिल रही है, फ्री में नहीं कर रहा है, उसको दूसरे सोर्स से पैसे मिल रहे हैं। तो अकाउंटेबल होना चाहिए। आईएएस ऑफिसर जो उस मिनिस्ट्री को देखता है, उस अस्पताल को देखता है, अकाउंटेबल होना चाहिए आईएएस ऑफिसर कि तुमने नीति क्या बनाई। और दूसरा, स्वास्थ्य मंत्री अकाउंटेबल हो उस राज्य का कि तुम्हारे राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं थी, तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी क्या है, ये करिए। दूसरी चीज, दवा महंगी है, तो दवा का रेट एमआरपी डिसाइड कौन करता है? डॉक्टर, अस्पताल, मरीज, सरकार करती है। तो जब कंपनी एमआरपी लेके जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर के पास, एमआरपी इतना हाई क्यों रहने दिया गया? जब मैंने मुहिम चालू की थी तो एक कैंसर की दवा थी डॉसिटैक्सल, एमआरपी आता था 18,000 रुपये, मरीज डायरेक्टली लेके जाता था, पुरानी दिल्ली से होलसेल मार्केट से खरीदता था, 2200 रुपये में दवा आती थी। ओह माय गॉड। तो ये एमआरपी क्यों अलाउ किया गया? किसने अलाउ किया? सरकारी तंत्र ने। अब जब कैपिंग चालू हुई है तो वही दवा सब सस्ती मिल रही, 2000 की 2200 की दवा मिलने लगी, कैसे संभव हो गया? कैसे हुआ वैसे? कैपिंग कर दी गई कि इस दवा का रेट एमआरपी इससे ऊपर आप नहीं लिख सकते हैं। 492 दवाइयों पे कैपिंग हुई है, इस पर बहुत समय लगा होता है इसके पीछे। फिर पेपर में छपा अगले दिन कि 492 एसेंशियल ड्रग्स हैव बीन कैप्ड। तो मैंने उस पर ट्वीट कर दिया कि ये 492 एसेंशियल ड्रग्स हैं, तो बाकी ड्रग्स जो हैं भुंजा है, सुबह उठ के मूंगफली खाना है, दवा मिस दवा। करेक्ट। तो उस पर कैपिंग तो होनी ही चाहिए कि आप कितने प्राइस पे बेच सकते हो। हाँ। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल नंबर 1 इज रिक्वायर्ड। सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेडिकल सिस्टम इज रिक्वायर्ड, जो पॉलिटिशियन के पास नहीं है। जो आईएएस ऑफिसर इतिहास के पन्ने पलट के आईएएस बनता है, ब्यूरोक्रेट, उसको मेडिकल का पता होगा, वो बनाता है नीति, हेल्थ पॉलिसी बना रहा है, जिसे कुछ पता भी नहीं है, जिसे कुछ नहीं पता है। जैसे कोविड में आपने देखा होगा, डीएम कर रहा था रेमडेसिविर लगेगा कि नहीं लगेगा, बैरिकेडिंग कहाँ होगी, जिसने रेमडेसिविर की स्पेलिंग नहीं पढ़ी होगी जिंदगी में, रेमडेसिविर काम कैसे करेगी नहीं मालूम है। इसके लिए हर समय कहता हूँ थोड़ा लॉन्ग सिस्टम है, लेकिन सिस्टम हो सकता है। जैसे आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज, सिमिलरली करो आईएमएस, इंडियन मेडिकल सर्विसेज। एमबीबीएस करके डॉक्टर निकलता है, आईएमएस क्वालिफाई करो, 2 कैडर उससे पूछा जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर जाना है तुमको, क्लिनिकल कैडर जाना है। क्लिनिकल कैडर हम लोग जैसे डॉक्टर बनेगा, इलाज करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर एक एमबीबीएस किया डॉक्टर जिसको एक्सपीरियंस होगा मेडिकल का, वो एंटर करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर में, वही कहीं मेडिकल सुप्रिटेंडेंट बनेगा, बाद में ज्वाइंट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ बनेगा, और उन्हीं में से सिलेक्ट होकर स्वास्थ्य मंत्री बनेगा। इलेक्शन नहीं होगा। अब ये डॉक्टर रूट लेवल से सारी चीजों को जानता है कि अस्पताल में काम कैसे होता है, दवाइयां में मुनाफा कैसे करते हैं, डॉक्टर अगर नहीं ड्यूटी पे आ रहा है तो कैसे नहीं आ रहा है, सब जान रहा है। ये जब बंदा वहां पहुंचेगा, आप सोचिए कि उसको आप बेवकूफ बना पाएंगे? वो जो पॉलिसी बनाएगा पूरे कंट्री में भूचाल ला देगा। इस क्रांति की जरूरत है, क्योंकि हेल्थ एक एसेंशियल ह्यूमन राइट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। ये छोटे छोटे बदलाव की जरूरत है, और इसके लिए सिंपली स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज रिक्वायर्ड, नथिंग एल्स। सर जल्दी जल्दी करिए आप, ताकि हमारे लिए भी एक अच्छा रिजल्ट सामने, एक अच्छा एग्जाम्पल आप हमारे सामने और अच्छे तरीके से सेट हो पाए कि भाई मैंने जिसका इंटरव्यू किया है, फाइनली उन्होंने एक वो क्रांति लेके आगे लोगों के बीच में कि हाँ, जो आप जिस मुहिम को आप छेड़ रहे हैं, जिस मुहिम को आप चला रहे हैं, ये जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आए और हम भी उसका लुत्फ उठा पाएँ। जैसे हम लोग कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, हमने उसके टाइप्स में बात कर लिया, आपने कहा है कि इसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल होता है आपका लाइफस्टाइल, आपका फूड। तो अब थोड़े इसके सॉल्यूशंस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। लाइफस्टाइल एक जो जिसको पता चल गया कि हाँ मुझे कैंसर है, भले ही उसे स्टार्टिंग के स्टेज का पता है, वो अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करे? इसके लिए समझना जरूरी है कि सिर्फ 5 से 15% कैंसर जेनेटिक है।
5 से 15% जेनेटिक। टोटल कैंसर का सिर्फ 5 से 15% जीन से संबंध रखता है। जो लोग कहते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम, इनके घर में कैंसर था, नहीं है। 85% कैंसर आपके वातावरण में है, वो आपका जीवन शैली हो या वातावरण की बाकी चीजें हों। ओके, ठीक। अब इसमें आपका खाना जो आप खाते हैं या मुंह से जो ग्रहण करते हैं, कुछ भी हो, ये 35% आपके लिए कैंसर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका यही खाना है। उसके बाद बाकी चीजें हैं, व्यसन की चीजें, तंबाकू, शराब, मोटापा, इन्फेक्शन, वातावरण का प्रदूषण, ये बाकी चीजें हैं। अच्छा, तो कैंसर हो जाए, कैंसर नहीं हो, ये जनरल नॉर्मल लोगों के लिए मैं हर समय एक हेल्थ का फॉर्मूला देता हूँ। उस फॉर्मूला को एक सामान्य व्यक्ति भी करे तो कैंसर या अन्य बीमारियों से बचेगा। कैंसर जिसको हो जाए वो भी करे, रिकवरी में भी आसानी होगी। स्वास्थ्य को समझना जरूरी है। करेक्ट। कि स्वास्थ्य है क्या। लोग समझते हैं बीमार नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, या बीमार होकर ठीक हो गए तो हम स्वस्थ हो गए। हम तो बातचीत में बोलते हैं लोग। मॉडर्न मेडिसिन कहता है नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज हेल्थ। मतलब फिजिकल, शारीरिक, मेंटल, मानसिक और सामाजिक, तीनों में अगर आप बैलेंस हैं तो आप स्वस्थ हैं। राइट। आयुर्वेद कहता है सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मलः क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थिति विधीयते। सम मतलब बराबर। कोविड का समय याद होगा, लोग कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ा लो, गलत था। अगर सम अवस्था में रखें हम, सम दोषः सम अग्निश्च सम धातु मलः क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः, आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न हो, स्वस्थ इति अभिधेयते, इसी को स्वास्थ्य कहते हैं। मतलब इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ानी भी खतरनाक है और ज्यादा कम भी करनी है वो भी खतरनाक। ओह, सम में रहना है, बैलेंस ना। स्वस्थिते इति स्वास्थ्य। स्व मतलब स्वयं, हाँ। जैसे हैं इसी में स्थित रह गए तो स्वस्थ हैं। जैसे हम बच्चे थे, पैदा हुए, खुश रहते थे, उन्मुक्त रहते थे, फिट थे, मोटापा नहीं था, स्वस्थ थे, आज भी ऐसे रह गए, स्वस्थ हैं। इसी के लिए मैं हेल्थ स्ट्रेटजी कहता हूँ। डॉक्टर अंशुमान 4 पिलर ऑफ हेल्थ, वो क्या क्या है? MMMS। अच्छा, ये क्या? MMS नहीं, MMS का स्कैंडल हुआ था। MMMS निमोनिक्स को याद कर लें। फर्स्ट M इज मील, सेकेंड M इज मूवमेंट, थर्ड M इज माइंड स्टफ एंड लास्ट इज स्लीप। ओके। सिर्फ 4 चीजों पे अगर ध्यान दे दें, और जो दर्शक आपके देख रहे हैं इसको कट करें, इसको अपने घर में रोज सुबह जैसे भजन बजाते हैं भजन की तरह बजा दें, उनका घर निरोगी हो जाएगा। वाह, बताइए सर। फर्स्ट M मील, ठीक है। मतलब जो हम ग्राह्य करते हैं खाने के रूप में, मेंटल रूप में, वो आपका मील है। ठीक है। तो क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं और क्या नहीं खाएं, इतनी सी बात है। मील, 2 मील मैक्सिमम ए डे, 2 मील अ डे मैक्सिमम, और बीच में करें ओमैड 1 मील ए डे। ओके। और एक करें हर वीक में, सारी चीजें होनी चाहिए। 2 मील ए डे डेली, ओमैड बीच में एक दिन किसी दिन करें, और 1 डे फास्ट। ओके, ठीक, ठीक है। और सबका साइंस बताऊंगा। हाँ हाँ, बताइए। 2 मील ए डे। फर्स्ट मील जब आप सुबह जगते हैं 4 बजे 5 बजे, जब भी आप जगते हैं, उससे 4 घंटे बाद पहला कंप्लीट मील आप लें। उसमें क्या क्या होना चाहिए? उसका नाम ब्रेकफास्ट ना दें। ब्रेकफास्ट नाम देते आप ब्रेड ऑमलेट खाने लगेंगे। इसको घर से आज ही निकाल दें। कंप्लीट मील में पहला होना चाहिए फाइबर। फाइबर कहते हैं सलाद को। साग, पालक का साग, लाल साग आप बनाइए, थाली में रखिए, पहले उसको खाइए। पहले रोटी मत खाना चालू करिए, चावल खाना मत चालू करिए। फर्स्ट फाइबर, देन प्रोटीन, फैट, फॉलोड बाई अगर आपकी इच्छा हो तो कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्ब लें, रिफाइंड कार्ब नहीं, प्रोसेस्ड कार्ब न लें। सबको समझा दूंगा क्या क्या है। तो आपने प्लेट लगाई, सलाद लगाइए, पहले सलाद खाइए आप। ओके। एक तो फुलनेस आ गया, थोड़ा पेट भरा सा लगा, तो मेन कोर्स जो आप खा रहे होंगे खाने के तौर पे वो आप कम खाएंगे। दूसरा, इंटेस्टिन की कोटिंग हो गई, तो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन स्पाइक में नहीं होगा, बहुत स्लो होगा। एंड थर्ड, गट के अंदर माइक्रोबायोटा है, बैक्टीरिया है, जिसको गट माइक्रोबायोम कहते हैं। 30 to 70 ट्रिलियन, मोर देन आवर ओन बॉडी सेल, और उसको सेकेंड माइंड भी कहते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने क्या कहा, जैसा अन्न वैसा मन,
देखिए उसमें गट माइक्रोबायोम की चर्चा नहीं थी, लेकिन हमारे पूर्वज सच में वैज्ञानिक थे। उनको पता था कि जो हम खाएंगे, पेट का बैक्टीरिया जिस तरह से हार्मोन्स बनाएगा, केमिकल्स बनाएगा, वो ब्रेन को मिलेगा, मन वैसा ही रहेगा। तो गट बैक्टीरिया को खाना मिल गया, गट बैक्टीरिया ने आपको कहा थैंक यू। सुबह कबूतर को आप दाना देने जाते हैं, गाय को रोटी देने जाते हैं, लेकिन आपके अंदर जो बैक्टीरिया उसको खाने का कभी सोचा? उसको अगर फाइबर नहीं मिला तो आपके गट के म्यूसिन को खाएगा, मिकोजा को खाएगा, स्किन को काट देगा और लीकी गट होगा। फिर ऐसा इंसान इरिटेबल रहेगा, फैटी लीवर होगा, उसको 50 बीमारियां होंगी, क्योंकि गट इज लाइक ए सीवर, नाला है, गंदा इससे निकलना है और ये सील्ड है, इसमें कहीं लीक हो गया तो ये जो टॉक्सिन है आपके बॉडी में जाने लगा। अगर उसे फाइबर नहीं मिला तो वो हमारी बॉडी की बाकी की चीजों को होल्ड कर देगा, वो करते 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 फिर वो फैटी लीवर या वो एक लीकी गट सिंड्रोम बोलते हैं उसको। गट आपका लीक करेगा, तो ऐसा इंसान क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से ग्रसित रहेगा, पूरी बॉडी में पेन होता रहेगा, मोटापा चढ़ता रहेगा, कहेगा मैं खाना कम खाता हूँ, मैं मोटा हो रहा हूँ, फैटी लीवर होगा, डायबिटीज हो जाएगी, ऑब्वियसली कैंसर तो होगा ही। इसको कंट्रोल करना है, ठीक है। तो पहले आप अपने पेट को, जिसको पाला हुआ है पेट के अंदर, पेट आपका पालतू जानवर, बैक्टीरिया, उसको खाना आपने दिया। फिर आपने खाया प्रोटीन, फैट। फैट पे बहुत सारा बवाल किया गया, फैट ऐसा है, फैट वैसा है। क्यों? शुगर इंडस्ट्री को शुगर पॉपुलराइज करना था, तो फैट को बदनाम किया गया। इस पे जॉन यटकिन, यूके का एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट, उसने किताब लिखी, उसकी किताब को दबा दिए गई, प्योर वाइट एंड डेडली किताब का नाम था। किताब बंद कराई गई क्योंकि उसने लिखा था शुगर डेडली है, शुगर पॉइजनस है, शुगर मत लो, फैट तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। और नेचुरल फैट आप लें। नेचुरल फैट क्या है? वाइल्ड फिश, गाय का घी, अंडा, एज इट इज वाइट, और ये सब नेचुरल फैट है। इस फॉर्म में अपने ले लिया। या आप वेजिटेरियन हैं तो दाल खा रहे हैं, दाल में घी डाल लें, राजमा छोले में घी डाल लें, ये प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। और तब लें कार्ब, अगर खाने की इच्छा है। कार्ब कितना? 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट, मतलब 60 किलो का व्यक्ति 60 ग्राम कुक्ड राइस ले। तो एक डिजिटल किचन में तराजू रख लीजिए, आता है 60 ग्राम, आप तौल लीजिए, उतना चावल आप ले लीजिए फॉर योर सेटिस्फैक्शन। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्ब मतलब ब्राउन राइस या प्रॉपर फाइबर के साथ, जो चोकर बोलते हैं, चोकर का आटा, उसको ले लें। अगर इस सीक्वेंस में खाएंगे आप, तो आप कभी मोटे ना हो सकते हैं, मतलब ना दुबले रहेंगे ना मोटे होंगे, बैलेंस रहेंगे, बीमारी नहीं होगी। आपने खा लिया, अब नो मील इन बिटवीन। इसके 6 से 8 घंटे बाद दूसरा मील लें। वो हो सकता है 2 बजे हो सकता है 3 बजे हो, सेकेंड मील। वो भी अगर भूख लगे तब। अब लोग पूछते हैं भूख कैसे पता चले? उसको मैं कहता हूं कि अभी हम खाना खाते हैं वासना के लिए, भूख के लिए नहीं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन हंगर एंड लस्ट। आप गुजर रहे थे, भूख नहीं लगती, पिज्जा की स्मेल आई, आपने उठा खा लिया, समोसे की स्मेल आई, खा लिया, ये वासना है, भूख नहीं थी। भूख क्या है? भूख न देखे जूठी भात, नींद न देखे टूटी खाट, इश्क न देखे जात को जात। अगर ऐसी भूख लगे तभी आप खाना खाएं, नहीं तो स्किप कर दे मील, तो वो मैड हो गया, 1 मील अ डे। फिर जब आपको भूख लगे तभी खाना खाएं। दूसरा, हिंदुस्तान में एक मानसिकता है, डॉक्टर साहब रात को नहीं खाएंगे तो भूख नहीं लगेगी, कमजोर नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं लगेगी, बिल्कुल कमजोर नहीं होंगे। अब नेक्स्ट मील आप नेक्स्ट डे, यही सुबह की मील तब लें, रात में बिल्कुल ना लें। सुबह मतलब फाइबर, सैलेड हो गई, फिर वो हो गया, साग हो गया, या कार्ब्स हो गए, कंप्लीट मील। अब क्या होगा? आपने इतना गैप दिया, प्रैक्टिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई आपकी। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग क्लासिकल जो कराते हैं उससे मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ। कहते हैं कभी भी खा लो लेकिन 16 घंटे का गैप दे दो। तो इंसान क्या करता है, दोपहर को पहला खाना खाता है, रात को 12 बजे पार्टी कर लेता है। ये तो पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया आपने। इसी कारण देखिए आज इस पॉलिसी को वायलेट कैसे करें, जो प्रोटोकॉल मैं बता रहा हूँ इसको कैसे वायलेट करें। आपके मोबाइल पे ऐप आ गया है, आप रात को टीवी देख रहे हैं, कुछ स्नैकिंग कर रहे थे, अब लगा कि कुछ ऐप है, ऑर्डर कर दिया, खाना आ गया रात को 1 बजे 2 बजे। एक तो खाने का टाइम नहीं था, खाना मंगा भी लिया, अब भूख नहीं थी, थोड़ा खाया, थोड़ा उसी प्लास्टिक में जो गर्म खाना आया जिसमें बिस्फेनॉल ए, थैलेट्स लीच किया हुआ पॉइजन आया आपके पास, वो आपने खाया, बाकी फ्रिज में रख दिया। अगले दिन वही प्लास्टिक का डब्बा निकला, माइक्रोवेव में गर्म किया, फिर खा लिया। मुझे तो मेरे घर की पूरी इमेज सामने आ गई। ये हर घर की कहानी है सर, घर की कहानी है। तो अब लोग जब पूछते हैं कि फिर बीमार क्यों होते हैं,
इसीलिए मैंने बताया कि जो मैं प्रोटोकॉल बता रहा हूँ स्वस्थ रहने का, उसका वायलेशन कैसे होता है ये भी समझ लीजिए। तो आज ही मोबाइल ऐप को डिलीट करिए। प्योर होम मेड फूड, अपने भाई को आज ही बोलूंगी जाके। शुद्ध भारतीय भोजन। और आज मोबाइल से ऐप डिलीटेड और फ्रिज से स्टोर फूड डिलीटेड। प्योर फूड इंस्टेंट। ओके ठीक है सर, ये मील के बारे में और बताइए। हो गया? हाँ ठीक है। अब आप कैसे समझेंगे कि जो आप प्रोटोकॉल कर रही हैं उपयुक्त है कि नहीं? तीसरे दिन, तीसरा चौथा दिन ऐसा आएगा, बहुत भूख लगेगी, बहुत क्रेविंग होगी कि बस हो गया पॉडकास्ट का असर, अब कर लो। 3 से 5 दिन का टाइम क्रॉस कर लें, 14 दिन होने के बाद आपका ये एटॉमिक हैबिट हो जाएगा। आपको लगे यही लाइफ मेरी बेहतर हो गई। अब आपका वजन कम होने लगेगा। पल्स रेट आप मॉनिटर करें, आजकल घड़ी आ गई जिसमें पल्स रेट आती है। पल्स रेट आपका डाउन होने लगेगा, बीपी डाउन होने लगेगा, फास्टिंग इंसुलिन डाउन होने लगेगा, जो डायबिटिक हो चुके उनका शुगर ड्रॉप करने लगेगा, फैटी लीवर डाउन होने लगेगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज रिवर्स होने लगेगी। एक ही चीज़ में कितना पैकेज दे दूं? अगर मान लीजिए इसमें कोई कंपनी ये बात बना के बोल रही होती तो ये मार्केट में बिक रहा होता। क्योंकि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से फ्री में लोगों तक पहुंच रहा है तो इसकी कीमत नहीं समझ में आएगी। लेकिन सच में ये बहुमूल्य नहीं है, अमूल्य है। ये बेचा नहीं जा सकता है। करेक्ट। लेकिन आपको ऐसा स्वास्थ्य देगा जो आप कहीं खरीद नहीं सकते उस स्वास्थ्य को। दूसरा, आप खाएं, रॉ खाएं, रियल खाएं, एज इट इज, जैसे जो खा सकते हैं वैसे ही खाएं। इसका क्या मतलब है? ब्राजील का क्लासिफिकेशन है फूड का, नोवा क्लासिफिकेशन, टाइप 1, 2, 3, 4। 3 इज प्रोसेस्ड फूड, 4 इज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। मैं उसको कहता हूँ P फॉर प्रोसेस्ड, P फॉर पॉइजन। वो पॉइजन है। मतलब ब्रेड, आज हर घर में सुबह पाव रोटी, ब्रेड, बन ये घुस गया। क्या जरूरत थी? क्या हमारे भारत के लोग रोटी बनाना भूल गए, चावल बनाना भूल गए? क्यों आपको बेकरी की ब्रेड चाहिए? लेकिन सुबह सुबह किसी को खाना नहीं है ना दाल चावल। यही तो समस्या आ गई। सुबह नहीं खाना है, आप खाना पैक कीजिए, ऑफिस जाइए, ऑफिस में खा लीजिएगा, लेकिन ब्रेड ऑमलेट मत खाइए। प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। तो मैंने कहा रॉ खाएं, रियल खाएं। इसको समझने के लिए मैं 3 तरह की रसोई बनाता हूँ भारत के लिए। भगवान की रसोई, प्रकृति ने जो चीज़ दिया है एज इट इज आप खा सकें, भगवान की रसोई आपको स्वस्थ रखेगी। इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय भोजन भारतीय रसोई में बन रही हो, कोई भी चीज़ बनी हो आप खाएं, गरम खाएं, ताज़ा खाएं, आपको स्वस्थ रखेगी। तीसरा, शैतान की रसोई, उसमें क्या? पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, ऐप बेस्ड फूड, ये सब शैतान की रसोई। आपके लिए रात में जग के माँ खाना बनाने में हो सकता है हिचकिचाहट, कोई बाहर का बंदा बैठ के आप खाना बनाएगा? वो अपना व्यापार कर रहा है। और ये इतना बड़ा नेक्सस है व्यापार का। पैक्ड प्रोसेस्ड फूड की इंडस्ट्री व्यापार कर रही है। शुगर उसमें फोर्स करके डाला जा रहा है। शुगर मेक्स द पीपल एडिक्टिव। आपको शुगर इज लाइक अल्कोहल। जैसे शराब का एडिक्शन है वैसे शुगर का एडिक्शन है। शराब भी फैटी लिवर कराता है, शुगर भी फैटी लिवर कराता है। तो शुगर इज अल्कोहल फॉर द चिल्ड्रन। बच्चे उसी चीज से एडिक्ट हो गए जिसमें शुगर ज्यादा होगी। और शुगर इंडस्ट्री ने इस बात को समझा और उसको मार्केट इसीलिए किया कि इसको ऐसा कर दो कि लोग एडिक्ट हो जाएं। आप नमकीन का पैकेट उठाए, उस पर देखिए लिखा होगा एडेड शुगर। तो अगर नमकीन बनाना था एडेड शुगर क्यों था? 6 ग्राम। फिर आपको मीठा न लगे तो उसमें सॉल्ट भी बढ़ा दिया गया। तो ये हो गया HSF, हाई इन सॉल्ट शुगर, HSS फैट फूड। पाम ऑयल में तल दिया, नमकीन लगे इसलिए सॉल्ट ज्यादा मिलाना पड़ा। शुगर क्योंकि आप ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर एक्टिवेट हो और आप बार बार उस प्रोडक्ट को मांगे। बच्चे घर के आलू के चिप्स नहीं खाएंगे, बाहर के आलू चिप्स खाएंगे। एडिक्शन। सेम अल्कोहल कॉजेज कैंसर, शुगर कॉजेज कैंसर। तो प्रोसेस अल्ट्रा प्रोसेस फूड को आउट करें अपनी लाइफ से। शुगर मतलब मीठी चीजें आउट करें अपनी लाइफ से, ये आपकी जरूरत नहीं है। ग्लूकोज इज एसेंशियल फॉर लाइफ बट नॉट एसेंशियल इन योर फूड। बॉडी को अगर प्रोटीन देंगे, फैट देंगे, उससे बॉडी कन्वर्ट करके जितनी जरूरत है ग्लूकोज की उतना ही बनाएगी। लेकिन ऊपर से आप इमेजिन कीजिए एक भारतीय कितना खाता होगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरी बॉडी को इतना ग्लूकोज चाहिए? बॉडी को पता है। बॉडी इज स्मार्टर देन अस।
हमें तो ये है कि मीठा है तो खा रहे हैं, तो खा मैं लिए। तो खा रहे तो फिर खाते ही जाएंगे, खाते ही WHO जाएंगे। रिकमेंडेशन है एक मेल को, एडल्ट को 24 ग्राम पर डे मैक्सिमम शुगर अलाउंस है, और फीमेल को 18 ग्राम। ओके। 18 ग्राम मतलब एक, चाहे डायबिटीज पेशेंट हो, डायबिटीज के लिए तो रिस्ट्रिक्शन है, हाँ, नॉर्मल की बात कर रहा नॉर्मल हूँ। के लिए। तो मतलब 6 चम्मच मेल को और 4.5 चम्मच फीमेल को, छोटी वाली चम्मच, टी स्पूनफुल। तो आप सोच लीजिए कि कितनी शुगर आप खा रहे हैं डेली, एक्सेस है। एक कोल्ड ड्रिंक के बोतल में 39 ग्राम शुगर है, 24 ग्राम मैक्सिमम है, 39 ग्राम। तो आप कितनी खा रहे हैं शुगर, अंदाजा भी नहीं होगा। मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि इन चीज़ों को डिकोड करके छोड़ दूं, आप अपने आगे एक्ट करते करें, रहे। हाँ। आप अपने एक्ट कर लेंगे। मैं आपको साधारण में विज्ञान पहुंचा दूं आपके तक, आप उसको फॉलो कर लें। तो Right. अपने प्रोसेस्ड पैक्ड फूड को किचन से, फ्रिज से आज निकाल लें। दूसरा मैंने कहा रॉ खाएं, रियल खाएं। दूसरा रीजनल खाएं, सीजनल खाएं। जो भी फ्रूट है, जो भी सब्जियां हैं, आपके क्षेत्र में जो चीज़ें उपजती हो और जिस सीजन में उपजती हो वो खाएं, प्रिजर्व ना खाएं। कीवी, इंडोनेशिया से कीवी मंगा के खाने की आवश्यकता क्या है? एवोकाडो क्यों खाना है आपको? महंगे फ्रूट्स है। बस आप अपने यहाँ का अमरूद खाइए, पपीता खाइए, केला खाइए, जो आपके यहाँ हो रहा हो उसको खाइए। फ्रूट जूस ना लें, अच्छा। पैक्ड फ्रूट जूस तो बिल्कुल ना लें, पॉइजन है एडेड शुगर के साथ। और फ्रूट जूस इसलिए ना लें कि उसका जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट था फाइबर, वो आपने तो फेंक हाँ, दिया, हाँ। तो गट बैक्टीरिया फिर भूखी है। तो शुगर ना लें, फ्रूट एज इट इज सीजनल और रीजनल आप ले लें। ये हो गया। इन बिटवीन मील मैंने मना कर दिया, स्नैकिंग मना कर ये दिया। जो ये फ्रूट्स का, ये हम लोग कभी भी ले सकते हैं? इसका भी टाइम होता है कि आपको सुबह शाम? प्रेफरेबली फूड के लास्ट पोर्शन में आप फ्रूट्स ले लें, ताकि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। ओके। फ्रुक्टोज होता है फ्रूट में, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। सुक्रोज इज नॉर्मल चीनी, मतलब काइंड ऑफ शुगर है, तो इसका एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाए। अदरवाइज आप जूस जब लेते हैं तो फ्रुक्टोज 3 times मोर डेंजरस देन ग्लूकोज, इसलिए मैं जूस मना करता हूँ कि सडन स्पाइक देगा बॉडी को। और लिवर के अलावा बॉडी में कोई ऑर्गन ऐसा नहीं, ह्यूमन बॉडी में, जो फ्रुक्टोज डाइजेस्ट कर ले। अच्छा, ओके। तो लिवर पर लोड बढ़ेगा तो उसको कन्वर्ट कर लेगा फैट में, फ्रुक्टोज को, और फैटी लिवर बना लेगा। तो इसको समझने की जरूरत है। अब मील पे बात हो गई, कब खाना है, क्या खाना है, कब नहीं खाना है, क्या नहीं खाना है, सारा समझ लीजिए। मूवमेंट में आप सिंपल तौर पे कि बॉडी को मूव करिए। अब वो मूवमेंट कैसा होना चाहिए? आइडियली जिसमें फार्ब हो, FARB, ऐसा मूवमेंट जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, एरोबिक्स हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो, बैलेंसिंग हो। अगर पूछिएगा ऐसा क्या है, योगासन। ओके। योगासन, फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक्स, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, बैलेंसिंग, हर योगासन में अपने आप में है। टोटल 84 लाख आसन है। उससे कम करके घरंड मुनि ने इसको कम करके 84,000 किया, बाद में 84 पे लाया गया कि एटलीस्ट आधुनिक मनुष्य 84 योगासन कर ले। लेकिन मैं कहता हूँ उसमें 4 भी अगर तुम कर लो पर डे, आज ये सेट ऑफ 4 करो, कल दूसरे सेट ऑफ 4 करो। उदाहरण के तौर पे भुजंगासन, मयूरासन, पद्मासन, तडासन, एक दिन आपने कर लिया, दूसरे दिन दूसरे सेट ऑफ आसन कर लो, 15 मिनट लगने हैं। इतना तो कर सकते हैं। तो एक मूवमेंट प्लान आप मॉर्निंग में कर लें, ये खाली पेट या सुबह कर लें, बेस्ट टाइम। अदरवाइज एम्प्टी, उठते ही। अदरवाइज एम्प्टी स्टमक बेस्ट टाइम है। तो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो शाम को आप जब ऑफिस से लौटते हैं, फ्री होते हैं, तब कर लें। एटलीस्ट 2 घंटे खाने को डाइजेस्ट होने का समय दीजिए, तब करें आप। सुबह के टाइम इसलिए बेस्ट है। और योगासन एक बीच की कड़ी है, इसलिए मैं हर समय कहता हूँ अष्टांग योग फॉलो करें। अष्टांग योग, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सारी चीजें आ जाएगी इसमें, सारी स्ट्रेटजी आपकी फॉलो हो जाएगी। तो एक सुबह आपने किया। दूसरा, जब मील लेते हैं उसके 10 मिनट बाद चहलकदमी जरूर कर लें, वॉक कर लें, कि उसमें ग्लूकोज का स्तर जा रहा है। जब वॉक करेंगे तो मांसपेशियां मैक्सिमम ग्लूकोज लेके कंज्यूम कर रही होगी, ओके। तो इंसुलिन स्पाइक नहीं होने देगा। ये फायदा हो गया आपको। जब ऑफिस में काम कर रही हैं, बॉस डांट दें, दोस्तों से लड़ाई हो जाए, पति पत्नी से लड़ाई हो जाए, तो जाके जो सिगरेट पीने लगते हैं और चाय पीने लगते हैं, वो ना करके बॉडी स्ट्रेचिंग चालू कर दें। क्यों? अच्छा। जब भी आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स किसी भी, ये थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में बोल दिया, लेकिन जब भी बॉडी को स्ट्रेस रिस्पॉन्स मिलेगा, बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करेगी,
कॉर्टिसोल ब्लड ग्लूकोज बढ़ाएगा, वो बॉडी ट्रीट करती है डायबिटिक, तो इंसुलिन पंप करेगी। और फ्रीक्वेंट बार बार स्ट्रेस का होना, आप डायबिटीज की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसमें अगर आपने मूवमेंट चालू कर दिया तो जो शुगर की मात्रा ब्लड में सर्कुलेशन में बढ़ी, मसल ने एब्जॉर्ब कर लिया। और आपने चाय पी के एक्स्ट्रा शुगर नहीं ली और सिगरेट से बॉडी का और स्ट्रेस नहीं बढ़ाया। सिगरेट इज स्ट्रेसफुल, लोगों को लगता है स्ट्रेस कम करता है, जबकि एड्रेनलिन सर्ज बढ़ाता है सिगरेट। फिर इसीलिए तो एडिक्ट हो जाते हैं ना वो चीज, राइट। तो ये कर लिया, तो 3 समय आपने कर लिया। और रात को सोने से पहले थोड़ी देर के लिए प्राणायाम और शवासन करें या योग निद्रा फॉलो करें, गहरी नींद में आप सो जाएंगे, जिस पे मैं आऊँगा एस पे। तो ये मैंने बता दिया मूवमेंट में क्या करना है, कब कब करना है। थर्ड इज माइंड स्टफ। माइंड स्टफ क्या है? ब्रेन इज एन ऑर्गन जो हेड के अंदर है। माइंड ये ऑर्गन जैसे काम करता है, चीज़ों को समझता है, पूरा माइंड सारी चीज़ों को मिला के हम बोलते हैं। एंड माइंड स्टफ का हिंदी है चित्त। महर्षि पतंजलि से, महर्षि व्यापारी की बात नहीं करो, महर्षि पतंजलि से पूछा कि गुरुजी योग क्या है, तो उन्होंने दूसरे सूत्र में कह दिया, योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना ही योग है। चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना, रोकना नहीं। हम कोशिश नहीं करेंगे रोकने की, रुक जाना ही योग है। मतलब सारी चीजें तुम्हारी शांत हो जाए। न तुम बहुत अच्छी चीज देख के बहुत खुश हो जाओ, न बहुत बुरी चीज देख के बहुत दुखी हो जाओ। तो पूछा संभव कैसे है? तभी उन्होंने अष्टांग योग की चर्चा की। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसमें सारी चीजें आती है। मेंटल हेल्थ, आज इंसान फिजिकल फूड जितना उससे ज्यादा मेंटल फूड ले रहा है। उसने क्यों ऐसा बोला? उसकी इंफॉर्मेशन, स्क्रीन स्क्रॉलिंग इंफॉर्मेशन, ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग कर चुके हैं। इस पे हम लोगों ने टीवी पे एक प्रोग्राम किया था। न्यूयॉर्क में एक स्टडी हुई, ऑन एन एवरेज एक आदमी एक दिन में एक महीने में 12 किलोमीटर थंब से स्क्रॉल करता है। ओह माय गॉड, 12 किलोमीटर रील देखता है। 12 किलोमीटर इंसान चल नहीं रहा होगा पूरे महीने में पैदल, लेकिन उसका अंगूठा चल रहा है 12 किलोमीटर। ज़ॉम्बी स्क्रॉलर, ज़ॉम्बी सुनते हैं? हाँ। ज़ॉम्बी स्क्रॉलर, जिसका दिमाग नहीं है, कुछ भी क्यों कुछ भी कर रहा है। तो ये जो स्क्रीन टाइम आया, इसने सिर्फ आपको ज़ॉम्बी बना दिया। यहां से सोचो मत, मैं इन्फ्लुएंस करूंगा, तुम शॉपिंग क्या करोगे, तुम रील कौन सी देखोगे, तुम इलेक्शन में वोट किसको दोगे, तुम्हारी सारी थॉट्स को मैं कैप्चर करूंगा, तुम कठपुतली हो। ये बनाया। टेक्नोलॉजी सबसे बढ़िया है। मैंने मोबाइल का इस्तेमाल तब शुरू किया जब आउटगोइंग 18 रुपये था, इनकमिंग 9 रुपये था। क्यों? मैं टेक्नोलॉजी का बहुत ही प्यार करने वाला इंसान हूं, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी को गुलाम मानता हूं, टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं बनता हूं। वाह। मोबाइल तभी मैं अपने हाथ में लूंगा जब मुझे मोबाइल के लिए डेडिकेटेड टाइम मैंने डिसाइड किया, तब एट द एंड ऑफ डे मेल रिस्पॉन्ड करूंगा, सोशल मीडिया रिस्पॉन्ड कर दूंगा, जो जरूरत की चीज जो आपको लगता है, और वो भी डेडिकेटेड हाफ एन आवर दिया है तो हाफ एन आवर भी दूंगा, मैं उसमें उलझूंगा नहीं। उसका डाटा ऑफ। कोई अगर उम्मीद करे कि व्हाट्सएप पे मैंने भेजा, डॉक्टर साहब ने देखा नहीं, अब कल शाम को जब खोलेंगे तब देखेंगे। क्या जब व्हाट्सएप नहीं था तो क्या दुनिया नहीं चल रही थी? करेक्ट। तो इन चीजों का अब ध्यान दीजिए। दूसरा, जब लोग आते हैं आपके पास बात करने के लिए, चाणक्य ने कहा कि 3 चीजें जरूर तय किया करो कि जो इंसान तुम्हारे पास बात करने आया है, क्या वो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है? क्या जो जिसके बारे में बात करो वो व्यक्ति तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है? या जो चर्चा होने वाली है क्या तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है? अगर तीनों में से कोई महत्वपूर्ण नहीं तो उस चर्चा को मत करो। आज हम उन्हीं चीजों पे गॉसिप्स करते हैं जो हमारे काम की नहीं है। तीसरा बंदा कोई नहीं है हमारे पास। मेंटल, जिसको माइंड स्टफ मैंने कहा। नो जोन, नो मोबाइल जोन तय करें। एटलीस्ट प्रेयर रूम, पूजा की जगह, या खाने की टेबल, डाइनिंग टेबल, बेडरूम, आपका नो जोन होना चाहिए, स्क्रीन नहीं होना चाहिए। जापान से ज्यादा हम टेक्नोलॉजी में नहीं आ गए हैं। जापान में एक कॉन्सेप्ट है इचिगो इची, मतलब मेकिंग मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। अभी हम दोनों बात कर रहे हैं तो हम दोनों अपनी बात करें। तो उनके यहाँ एक टी टाइम होता है। अच्छा। तो लोग बैठ के चाय पीते हैं। तो 2 व्यक्ति अगर चाय पी रहा है तो उसमें मोबाइल अलाउड नहीं है उस जगह पे। उनका टी का जोन है डिसाइडेड, उसमें जब बैठेंगे तो मोबाइल अलाउड नहीं है, मोबाइल लेके मत आइए। और तीसरे आदमी की बात मत कीजिए। हाँ? आप और मैं दोनों लोग बैठे हैं, हम दोनों बात करते हैं, हमारी बात करते हैं। चेरी ब्लॉसम आने वाला है, फूल खिलने वाला है, मौसम कैसा होगा, अच्छा क्या सोचा है आपने, आप क्या करेंगे। उनसे क्या ज्यादा हम होशियार हो गए?
हम मोबाइल फोन पूजा में, मंदिर में, मस्जिद में, हर जगह लेके जा रहे हैं। डाइनिंग टेबल पे हर इंसान अपने मोबाइल पे बैठा हुआ है। क्या तुम हो यार? जो सामने बैठा है वो तुम्हें याद नहीं हो, तुमसे बात नहीं करते हो, काल्पनिक दुनिया में तुम दोस्त बना रहे हो। तो सामने आइए, ये माइंड स्टफ को कंट्रोल करेगा। सोने से 2 घंटे पहले स्क्रीन ऑफ। स्क्रीन ऑफ से मतलब फोन लेने का मना नहीं कर रहा हूं, स्क्रीन मतलब ये स्क्रॉलिंग बंद करें। सोने से मैं वाईफाई ऑफ होना चाहिए घर का, राउटर। वो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव से ब्रेन को इरिटेट करता रहता है, आपको सोने नहीं देता गहरी नींद में। और बेडरूम में ब्लू लाइट जैसी चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब नो स्क्रीन। टेलीविजन, एलेक्सा डिवाइसेस, मोबाइल का स्क्रीन नहीं होना चाहिए। मोबाइल को पलट के रखें, डाटा ऑफ करके रखें, एटलीस्ट 1 मीटर अवे फ्रॉम योर हेड एरिया। बहुत सारे रिसर्च हैं इस पर कि किस तरह से इसने नींद को खराब किया। लॉन्ग टर्म से ब्रेन ट्यूमर का केस बढ़ा। तो इसको करिए, अपने लाइफ में इस्तेमाल करिए। और खिड़की के पर्दे को खोल दीजिए ताकि सुबह जब सूरज की रोशनी निकलने वाली हो तो आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो और आपको जगा दिया जाए कि सर्कैडियन रिदम, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है आपके दिमाग में, जगा दिया कि सूरज निकलने वाला है, तुम भी जग जाओ। तरोताज़ा, बिल्कुल फ्रेश माइंड से आप जगें। कैसे समझ में आएगा? आपकी नींद अच्छी होगी, जो मेरा लास्ट है एस, स्लीप। क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों नींद की अच्छी होनी चाहिए। डीप एंड साउंड स्लीप, जैसे एक बच्चा कहते हैं घोड़ा बेच के सो गया, वैसे सोएं। बिस्तर क्लीन हो, कोई कंकड़ी ना हो, पाँव धो लें, ड्राई करें, बादाम का तेल या कोई भी जो आपको तेल पसंद हो, कुछ मॉइस्चराइजर पसंद, उसको लगाएं। ड्राई फीट होने के कारण रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, इंसान पाँव पटकेगा रात को, ड्राई फीट है। विंटर में कुछ मॉइस्चर लगा के आप सॉक्स पहन लें। पाँव का कंफर्ट लोगों को पता भी नहीं है। वेब स्पेस, 2 अंगूठे के बीच की स्पेस, उसको क्लीन करें। इन चीज़ों का हमारे नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में इतना अच्छा वर्णन दिया हुआ है कि क्या रोल है उसका। उसी पे एक्यूप्रेशर आधारित है। चाइना की जो फिलॉसफी है, एक्यूप्रेशर उसी पे आधारित है। उसका केयर करें। पाँव जो पूरे शरीर को पूरे दिन ढो के चलता है, उसका केयर आप क्या करते हैं? जूते को सबसे आप नेग्लेक्ट करते हैं, जबकि वो सबसे ज्यादा पूजनीय होना चाहिए पाँव। हमारे यहाँ परंपरा थी कि पाँव छूते थे। तो पाँव ही, उनका सर क्यों नहीं छूते थे? हम कभी सोचा आपने? अपने बड़ों का सर क्यों नहीं छूते थे, पाँव क्यों छूते थे? इसका क्या इसके साथ कनेक्शन? वो सारे परिवार का बोझ उठा के चल रहा है। यही पाँव है जो इनका बोझ उठाए, ये सारे परिवार का बोझ उठाए। सबसे पूजनीय यही है, उनके पाँव की पूजा करो। आज इंसान अपने पाँव को नेग्लेक्ट करता है, उसका केयर करें। नींद अच्छी होगी। कैसे समझेंगे नींद अच्छी हुई? सुबह जब जगें, सर भारी ना हो, कमर में दर्द ना हो और आंख खुलते आप आलस्य में ना हो, बिस्तर छोड़ दें, मतलब आपकी नींद पूरी हुई। 7 से 8 घंटे की पूरी नींद होनी चाहिए। कुछ हमारे नेता और कुछ उद्योगपति कहते हैं कि 4 घंटे में सोते हैं, या फिर कहते भी ना एक योगी के लिए भी 4 घंटे की नींद इनफ होती है। सब गलत है। क्या बात कर रहे हैं? सब गलत है। किसी हमारे योगी ने नहीं कहा कि कम नींद करके आप स्वस्थ रहोगे। नींद पूरी होनी चाहिए। स्लीप इज अ मेगा मेडिसिन, जस्ट लाइक लाफ। जैसे हंसना मेगा मेडिसिन है, स्लीप इज ए मेगा मेडिसिन। स्लीप ही है जो हमारे बॉडी को उस समय रिचार्ज करती है, रिजुविनेट करती है, और जो डैमेज हुआ उसको रीबिल्ड करती है। 3 आवर ड्यूरिंग स्लीप होता है। अच्छा, ये पूरा एक साथ ले सकते हैं, बीच बीच में भी ले सकते हैं? जैसे रात को 3 घंटा सो लिए, फिर दिन में 3 घंटा सो लिए। दिन का नींद आयुर्वेद तो रिकमेंड नहीं करता है। मॉडर्न मेडिसिन रिकमेंड करता है बिटवीन 3 to 4 फॉर हाफ एन आवर नैप, रिकमेंड करता है हाफ एन आवर। क्योंकि जब हम सोने जाते हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारा हाइपर एक्टिव होता है, जो एक्चुअली अंधेरे के टाइम हाइपर एक्टिव होना चाहिए। और डे टाइम में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होना चाहिए। अच्छा, दिन में आधा घंटा ले सकते हैं और रात में पूरी प्रॉपर स्लीप लें इन वन गो। ये बेस्ट मेथोडोलॉजी यही है, ताकि सुबह आप तरोताजा जगें। अगर MMMS को फॉलो करेंगे तो निरोगी काया, बीमारी है तो बीमारी चली जाएगी, और रिकवरी में तो आसानी होगी। वाह सर, सुन के भी मज़ा आया। लेकिन ये बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। जिनके लिए पॉसिबल नहीं, उनको मेरे पास भेजिए, मैं पूछता हूँ क्यों नहीं पॉसिबल है। जैसे होता है अगर मैं कर रहा हूँ, किसी की नाइट शिफ्ट है, वो नाइट में उठे हुए हैं, फिर वो सुबह सोते हैं, ये एक्सेप्शन मैं बिल्कुल मानता हूँ। अब नाइट शिफ्ट में जो जग रहे हैं, कुछ मजबूरी है, अमेरिका के लिए काम करते हैं तो ऑब्वियसली डे टाइम का डिफरेंस है। ऐसे लोगों को मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप फिर नाइट शिफ्ट कर लें, लेकिन नाइट में फूड ना लें।
स्मोकिंग ना करें। जैसे आपकी ड्यूटी खत्म होती है जल्दी से उसको कंसिडर करें लास्ट आवर ऑफ द डे, मील लें, सोने जाएं, कंप्लीट नींद लें, क्योंकि अब उनके लेकिन ये व्यक्ति एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह नहीं रहेगा, इसका बीमार होने का रिस्क नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा होगा। लेकिन एटलीस्ट इतना बीमार ना हो जाओ कि रात को तुम खाना भी खाओ, सिगरेट भी पी लो नाइट शिफ्ट में। जो तुम्हें 1 साल बाद बीमारी होगी वो तुम्हारे 1 महीने में हो जाएगी। एग्जैक्टली, इतना चेंज करो। वाह, वंडरफुल। सर, जैसे मेरे मन में बहुत देर से आ रहा था कि मैं आपसे पूछूंगी, मेरी जो ऑडियंस है मोस्टली विमेन है, और मैं चाहती हूँ कि आप ये उनके लिए ज़रूर बताएं, ब्रेस्ट कैंसर के, जैसे हम लोग आप पहले भी बात कर रहे थे, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसको कैसे क्योर किया जा सकता है अगर वो घर बैठे करना चाहे तो। ब्रेस्ट कैंसर का सबसे कॉमन सिम्टम है गठान, मतलब लम्प दैट टू पेनलेस लम्प। ये होता कैसे, स्टार्टिंग इसकी कैसे होती है? पेनलेस लम्प मतलब उसमें दर्द नहीं होगा, ऐसी गठान। मैक्सिमम महिलाएं जो मेरे पास आती हैं शक के लिए कि मुझे लगता है कैंसर हो गया, दर्द हो रहा था, पेनफुल जिसमें दर्द होता है वो यूजुअली हार्मोन की गांठ होती है जिसको फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज बोलते हैं। वो कैंसर नहीं है, एक ऐसी गांठ जो हाल फिलहाल में डेवलप हुई और बढ़ रही है। अच्छा, बस, और कोई लक्षण नहीं होगा। दूसरा हो सकता है ब्रेस्ट के शेप में, साइज में कोई बदलाव हाल फिलहाल में होगा, या निप्पल का डिस्चार्ज। 2-3 लक्षण ब्रेस्ट कैंसर के जो कॉमनली प्रेजेंट करते हैं। जो आपने पूछा कि होता क्यों है, ब्रेस्ट कैंसर में जैसा मैंने बताया 10% कैंसर जेनेटिक है, 90% ब्रेस्ट कैंसर आपके अपने शरीर की गड़बड़ी के कारण होता है, जैसे फूड का, खाने का हो गया, लाइफस्टाइल, जिसमें लाइफस्टाइल ही मेन है। उसमें भी सर्कैडियन रिदम का डिस्टर्बेंस बहुत बड़ा रोल कर रहा है, जो मैंने बताया कि दिन को सोना और रात को जगना। नर्सेज स्टडी हुई यूके में, 20 लाख से ज़्यादा, पहले तो नर्सेज को लिया गया, बाद में और महिलाओं को लिया गया। देखा गया कि जो रात में जग रही हैं और दिन में सो रही हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ गया। अच्छा, तो पहला सर्कैडियन रिदम। तो आज महिलाओं में जितनी मरीज आती हैं और उनके साथ के रिलेटिव जो फीमेल, सब कह रही हैं डॉक्टर साहब हम तो मोबाइल पे ही देखते रहते हैं पूरी रात और नींद ही नहीं आती है। नींद इसलिए आती है, मोबाइल पे आप देख रहे हैं, स्क्रीन बंद कीजिए, नींद तब आएगी। पहला चेंज ये करें। दूसरा, उनका वेस्ट लाइन, चेस्ट लाइन से बड़ा हो गया, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ गया। इंडिया में सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। ये क्या है? सेंट्रल ओबेसिटी मतलब कमर और हिप के ऊपर जो चर्बी आ जा रही है महिलाओं में, ये 30-35 साल से ऊपर जाते ही, प्रेगनेंसी हुई, डिलीवरी हुई, उसके बाद ये साइज बड़ा होने लगा। उसमें एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया। एस्ट्रोजन सीधा रिस्पॉन्सिबल है ब्रेस्ट कैंसर डेवलपमेंट के लिए। तो फिजिकल फिटनेस इवन आफ्टर मैरिज उतने ही जरूरी है जितना मैरिज के लिए आपकी जरूरी है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बीमारी से बचाएगा। थर्ड, सेडेंट्री हैबिट। जैसे 40-45 की हुई सास बनती हैं हमारी माताएं, और उसके बाद वो आ जाती हैं घमंड में कि अब तो बहू काम करेगी, मैं तो बैठी रहूँगी। बेशक आप काम मत करो, फिजिकल एक्टिविटी करो। सेडेंट्री लाइफस्टाइल ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, उस एज में भी हो सकती तो है? मतलब वॉक करिए, हाँ। घर में कुछ डस्टिंग कर लीजिए, कुछ पोछा ही कर लीजिए, किसी भी तरह से आप फिजिकली एक्टिव रहो, ये करें। प्रोसेस्ड फूड कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्मोकिंग कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कॉर्पोरेट में जो बच्चियां काम कर रही है, स्मोकिंग बढ़ गई उनमें, हाँ। उसको छोड़ना है। कॉस्मेटिक्स, एक्सेसिव यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स, ट्रांसडर्मल एब्जॉर्ब हो जाता है जो आप लोग लगाते हैं, सब में हेवी मेटल्स है। कॉस्मेटिक्स आप पढ़ें उस पर, पैराबिन, थैलेट्स, 2 चीज़ें आपके परफ्यूम में, फ्रेग्रेंस में, क्रीम में ये डालता है, सब में एंडोक्राइन डिसरप्टर है ये कॉस्मेटिक। और ये हाइपोथायराइड कराएगा, थायराइड की समस्या कराएगा, ब्रेस्ट कैंसर कराएगा, उसको अपनी लाइफ से हटाए। कई लोग इस पे कहते हैं कि डॉक्टर साहब सौंदर्यीकरण के विरोध में बोलते हैं, मैं ऐसा विरोध में नहीं बोलता। भारत में सौंदर्य प्रसाधन आज से नहीं, एंशिएंट टाइम से है। लेकिन क्या था? टेसू का फूल, पलास का फूल, नेचुरल चीजें, गुलाब के फूल, अपराजिता का फूल, इससे हमारी पूर्वज महिलाएं ये बनाती थी कॉस्मेटिक। आपने उसको तो छोड़ दिया। अगर वो कर रही होती तो एंटीऑक्सीडेंट मिलता, फ्लेवोनॉइड्स मिलता बॉडी को, आप हैप्पी रहती। लेकिन आपने ले लिया केमिकल को अपनी लाइफ से हटाए। हेयर कलर, अब उस पर तो सारी महिलाएं मुस्कुराती हैं। मेरी पत्नी भी एक दिन नाराज हो गई कि तुम तो सबके खिलाफ ही बोलते रहते हो। तो मैंने कहा अगर करना ही है, जैसे उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हारी तरह नहीं रह सकती हूँ सफ़ेद बाल। तो मैंने कहा एक बार बताओ नेचर क्या है? नेचर ये है कि इस एज में बाल सफ़ेद होंगे।
हाँ। तो मैं छुपा के क्या करूंगा? लेकिन अगर महिलाओं को छुपाना ही है कि वो 17 साल की दिख रही हैं, तो उनके लिए मैं फॉर्मूला दे देता हूँ। क्या? इंडिगो, नील पेड़ से निकलता है, नील का पेड़ होता है, इंडिगो बोलते हैं उसको। कॉफ़ी पाउडर, कत्था, लोहे की कढ़ाई रखें, उसमें भिगो दें, एलोवेरा पत्ती निकालें, जेल डाल दें, उसको आप लगाएं। जितना डार्क चाहिए आपको, ब्राउन शेड से लेकर डार्क ब्लैक शेड, इंडिगो का पाउडर चेंज करते जाएं। अगर ज़्यादा चाहिए, सुपारी को काट के उसका पानी लें, उससे और डार्क कर लें। आप इसका इस्तेमाल करें। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवनॉइड्स, ये आपके बाल के, स्किन के सबके फेवर में करेगा और बाल भी काला दिखेगा। तो ये सब मार्केट से मार्केट में नहीं आ सकता है, करना पड़ेगा, क्योंकि इसको प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं आप, फ्रेश बना के आपको लगाना होगा। शैम्पू, पैराबेन थैलेट्स होता है, शैम्पू इस्तेमाल क्यों करते हैं आप? आंवला, रीठा, सीकाकाई रात को भिगो दीजिए, सुबह उसके पानी से बाल धो लीजिए, बाल आपके बिल्कुल मुलायम चमकीले रहेंगे, हेयर फॉल बंद हो जाएगा। ये सारे ब्रेस्ट कैंसर के वो है, मतलब ये कारण चीजें है। कारण है। तभी बता रहा हूँ। अब ये सोचने पे लड़कियां मजबूर होती हैं, हम क्या क्या देखें, घर भी देखे, अब ये भी देखे, बालों में कलर कौन सा लगना। तो इसके लिए इतना साधारण तरीका भी मैं बता दें, लोगों को लगेगा कि बस समस्या बता दी, समाधान तो बता नहीं रहे। समाधान भी बता रहा हूँ आपको। बताइए सर। तो आंवला, रीठा, सीकाकाई से बाल धो लें, शैम्पू आउट हो गया आपके घर से। और जो मैंने कहा इसके लिए, उसमें आप पर्सनल घर के लेवल पे, कम्युनिटी के लेवल पे, फिजिकल एक्टिविटी के लिए आप कुछ ग्रुप बनाइए। उस ग्रुप में फिजिकल एक्टिविटी आपका योगासन हो सकता है, पार्क की सफाई हो सकती है, प्लांटेशन हो सकता है, गार्डनिंग हो सकती है। कुछ नहीं हो तो आप जो बचपन में खेलते थे, वो कुछ फेंक के एक पाँव पे उछलने का, वो हाँ, बहुत सारे थे, फिट्टू गरम गरम भी होता था ना, और बहुत सारे गेम्स होते थे। तो उन गेम्स को चालू करें। कहने का मतलब है, इन चीज़ों को आप करके देखिए, सच में आपको जीवन सच में बहुत सहज, सरल, तरल लगेगा और सब कुछ लगेगा आसान है। आज हम बहुत कोशिश करते हैं बीमारी को खरीदने के लिए, और हर इंसान हर दिन बाजार से कैंसर खरीद के अपने घर तक लाता है। मैं चाह रहा हूँ ये व्यापार बंद हो, ये कैंसर खरीदना बंद कर दो। सर, जैसे अभी हम लोगों ने ये बातें की हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। एंड बहुत सारे लोग, जो आपकी ऑडियंस आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, मैंने आपके पॉडकास्ट देखे, मिलियंस में लोगों ने आपको पसंद किया है, तो वो ज़रूर जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। आपके लाइफ में कब वो पॉइंट आया जब आपको लगा कि नहीं, मुझे इस तरह से सोचना चाहिए? क्योंकि जिस तरह की आपका थॉट प्रोसेस है, ये हर एक डॉक्टर का नहीं होता है। हर कोई इंसान चाहता है भैया पैसा कमाओ और अपनी नौकरी तो चल ही रही है, अपनी चीज़ें तो चल ही रही हैं। आपको कब लगा कि नहीं, मुझे लोगों के बीच में अवेयरनेस लानी है? आपने ये कैंपेन चलाया जहां आप लोगों को बता रहे हैं, पॉडकास्ट में भी बता रहे हैं, और आप खुल के ये वाली बात कहते हैं कि भाई ये चीज़ें सच में तुम ख़त्म कर दो अपनी लाइफ में। जो जैसे आपने फूड इंडस्ट्री की बात की, आपने फूड मिनिस्ट्री की भी बात की है, डंके की चोट पे आप खुल के बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपकी कब चेंज हुई? कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था, कोई लाइफ में आपके कोई पर्सनल कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जब आपको लगा कि मुझे लोगों को बताना ही है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? देखिए, इसको तो मैं ऐसा कहूँगा कि या तो जिस क्षेत्र में मेरी पैदाइश हुई, या वहाँ के पानी में कुछ गड़बड़ी है, वहाँ मैं देखता हूँ क्रांतिकारी लोग ही ज़्यादा पैदा हुए हैं। कहाँ पे? बिहार में पटना के पास एक छोटी जगह है, बाढ़ गंगा के किनारे। अच्छा। वहीं कुछ आगे रामधारी सिंह दिनकर पैदा हुए, जो सदन में, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, और सदन में उनको चैलेंज कर दिया। तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी कॉपी कर रहा हूँ। लेकिन मेडिकल में जब मैं गया पढ़ने, MBBS करने, तो 5 साइंस बताया गया कि पल्स, BP, हार्ट। मैंने कहा इससे कैसे पता चल जाएगा कि इंसान बीमार है कि नहीं है? 5 से कैसे पता चल जाएगा? मतलब उत्सुकता, क्यूरोसिटी बचपन में भी यही होती थी। गंगा के तट पे था, तो जब मैं तैरने के लिए गंगा में उतरता था, पीक सावन का जब महीना होता, पीक तेज जब गंगा की धार होती थी, तो गंगा के धार पे मैं उल्टी तरफ चढ़ता था, अगेंस्ट द स्ट्रीम, तैरने के लिए, कि देखते हैं गंगा की धार में कितनी ताकत है, मेरे से ज़्यादा ताकत है क्या, बचपन में। तो बाद में लोगों ने मजाक में पूछा, आप कैंसर सर्जन ही क्यों बनना चाहते हैं? तो मैंने कहा, धार के विपरीत चलने की आदत है। सब लोग कह रहे हैं कैंसर ठीक नहीं होता, मैं कैंसर ठीक करूँगा। तो शायद ऐसा कुछ रहा होगा। मैं कोई सच में कोई पॉइंट डे नहीं है कि ऐसा हुआ इसलिए मैंने ऐसा करना चालू किया। तब मेरे एक दोस्त के पिताजी आयुर्वेद के डॉक्टर थे, उनसे मैंने पूछा कि कैसे 5 चीज़ों को देख के हम बता सकते हैं, आयुर्वेद कैसे देखता है? उन्होंने कहा 24 गुण देखते हैं, चरक संहिता है, इसको पढ़ो। अच्छा। तब मैंने चरक संहिता पढ़ी MBBS के समय,
जबकि MBBS के अपनी किताबें बहुत सारी होती है पढ़ने के लिए। हाँ। तब मुझे रियलाइज हुआ कि कोई भी विधा मेडिकल में पूरी नहीं है, जिन जिन जगह जो अच्छी चीज़ें उसको उतारी जाए। ओके। और फिर मेरी खोज जारी हो गई। अच्छा। और ये एक ऐसी यात्रा है जो सतत चल रही है, इसलिए मैं आज भी अपने आप को एक विद्यार्थी मानता हूँ, कभी मैं एकम्प्लिश नहीं मानता हूँ कि मेरी यात्रा पूरी हो गई। शायद उस दिन, जो दिन मेरा आखिरी होगा, उस दिन में मैं यही कहूँगा कि मेरी यात्रा बाकी है, अभी बहुत कुछ पढ़ना रह गया था, बहुत कुछ सीखना रह गया था। तो सर कितनी डिग्रियाँ आपके पास? डिग्रियाँ काउंट तो नहीं की है, इसे ज्वाइन किया था MBBS। हाँ। MBBS करने के बाद MS जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है सर्जरी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया, वहाँ से मैं सर्जरी की। उसके बाद MCH होती है कैंसर सर्जरी में, ऑल इंडिया से गया था गुजरात, अहमदाबाद, वहाँ से MCH कैंसर सर्जरी की। MRCS एक डिग्री होती है सर्जरी की, जो ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ सर्जन है एडिनबरा स्कॉटलैंड में, वहाँ से किया। उसके बाद मैं आ गया प्रैक्टिस में। फिर यहाँ पे मैंने देखा तो प्राइवेट अस्पताल में जो नॉन डॉक्टर टाई टोपी वाले, जिनको मैं बोलता हूँ, MBA करके आते थे, डॉक्टरों को चलाना चाहते थे कुछ कुछ बोल के। तो मुझे कैंसर की बात समझ में आती, डॉक्टरी समझ में आती थी, लेकिन मैनेजमेंट नहीं समझ में आता था। तो मैंने MBA कर लिया। अब जब मैं मीटिंग में बैठता हूँ तो मैं बोलता हूँ, वो चुप रहते हैं, क्योंकि मैं मेडिकल भी जानता हूँ, MBA भी जानता हूँ। फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड इतनी समस्या होती थी, मैं PIL फाइल कराता था। फिर आपने उसकी भी पढ़ाई की? तो LLB कर लिया। फिर एक डिग्री होती है जिसमें आप देखते हैं NABS सर्टिफिकेशन, ISO सर्टिफिकेशन लिखा होता है, आपने देखा होगा। हाँ। उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, क्वालिटी मैनेजमेंट NHO, ये कर लिया। फिर एक जगह वृंदावन में मेरा लेक्चर चल रहा था, तो कुछ लोगों ने पूछा आप कौन से वाले डॉक्टर हैं, MBBS वाले हैं या PhD वाले हैं? तो मैं, क्यों भाई, मैं MBBS का डॉक्टर हूँ। तो बोला कि फिर आप योग पे क्यों बोलते हैं? मैंने कहा योग पे बोलने के लिए क्या चाहिए, क्योंकि योग मैं खुद करता था बचपन से। तो बोला कि योग के लिए तो अलग पढ़ाई होती है। तो BHU वाराणसी से फिर मैंने योग की डिग्री की। अच्छा। तो अब मैं डिग्री होल्डर हूँ योग पे बोलने के लिए। ओह, तो मतलब जहाँ जहाँ आपको लगा कि मुझे यहाँ की जानकारी होनी चाहिए और इसकी जानकारी लेते ही मैं चीज़ें चेंज कर सकता हूँ, वो आपने करते चले गए। और बाई चॉइस मैं फिलॉसफी, भारत का दर्शन शास्त्र, 6 इंपॉर्टेंट दर्शन शास्त्र हैं भारत के, ग्रीक फिलॉसफी, जहाँ की मेडिवल फिलॉसफी, देन साइकोलॉजी, साइकोएनालिसिस, डार्क साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज, ये मैं बाई चॉइस ऐसी चीज़ें पढ़ता रहता हूँ। सर अभी भी कहीं थमेंगे अभी, कि अभी भी पढ़ते रहेंगे? जितना पढ़ रहा हूँ मुझे लग रहा है कि मैं उतना ही अज्ञानी हूँ। वाओ। समुद्र है, राइट, ज्ञान का समुद्र है, हम कुछ नहीं जान रहे। बहुत विशाल है। ये तो है। आपकी लाइफस्टाइल, मतलब आप सुबह उठते हैं, क्या आप मील लेते हैं, यही जो आपने बताया इसी को ही फॉलो करते हैं? क्योंकि आप इतने फिट हैं, हर कोई जानना चाहता है इस एज में आने के बावजूद भी आप इतने फिट कैसे हैं? तो आपकी सेहत का क्या राज है? जो मैं कह रहा हूँ बहुत साइंस के आधार पे उसको पहले तय किया, कैलकुलेट किया, अपने ऊपर लगाया, रिजल्ट देखा, डॉक्यूमेंट किया, रिप्रोड्यूस किया, दूसरे डॉक्टरों को चेंज कराया। कई डॉक्टर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, उनका रिवर्स करा दिया, अब दवा नहीं लेते हो डॉक्टर। तब जाके पब्लिक को बताना चालू किया कि ये डुएबल साइंस प्रोग्राम है, इसको करो। जिसको आप कह सकते हैं, अगर अमेरिका में होते बायो हैकिंग, एक्चुअल बायो हैकिंग मैं करवा रहा हूँ। और एक चीज़ होती है क्रोनोलॉजिकल एज, बायोलॉजिकल एज। माइकल रॉजन है वेलनेस क्लिनिक, क्लेवेंट क्लिनिक का चीफ, 73 ईयर्स एज है। न्यूयॉर्क टाइम्स को एक बार इंटरव्यू दिया, अभी कुछ दिन पहले की कहानी है। तो उसने रिवील की कि 73 मेरा डेट ऑफ बर्थ से एज है 73, बायोलॉजिकल एज मेरा है 52। तो एक न्यूज़ चैनल है, मेरे अच्छे मित्र हैं, एडिटर हैं, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब को बुलाओ, इस प्रोग्राम पे करना है। तो जब मैंने उनको बताया तो वो भी इसके मेजरमेंट के लिए एक मशीन आती है बायोलॉजिकल एज मेजर करने के लिए, विसरल फैट, बॉडी मास, मसल, बोन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, सबको मेजर करता है। अच्छा। तब मैंने उनको रिवील किया कि मेरी अब तो 53 हो गई, मेरी बायोलॉजिकल एज, अभी क्रोनोलॉजिकल एज मतलब डेट ऑफ बर्थ से मैं 53 का हूँ, और बायोलॉजिकल एज मेरी 32 है। मतलब मेरे बॉडी का फंक्शन किसी 32 साल के व्यक्ति के पैरेलल है। तो इसी को कहते हैं बायो हैकिंग। मतलब आपने बायोलॉजिकल एज को पीछे कर लिया। अब इसका देखिए फायदा, तनाव लेके आप भाग के पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, पैसा मैं भी कमा रहा हूँ, लेकिन कर रहे हैं और बीमार होके वेंटिलेटर पैसे खर्च कर दे रहे हैं। इससे बेहतर है आप अपने एज को रिवर्स कीजिए। अब 20 साल और मैं ज़्यादा काम करूँगा, इस कैलकुलेशन को देखिए। तो मैं सबको यही कहता हूँ, तुम बायो हैकिंग करो और बैकवर्ड एजिंग करो,
मतलब पीछे की तरह एज कर लो। तब जाके मैंने लोगों को इम्प्लीमेंट कराना चालू किया, क्योंकि मैं ऐसे ब्रांच में, कैंसर के ब्रांच में हूँ, जिसको कहा एम्पेरर ऑफ ऑल द मेलेडीज, सारी बीमारियों का महासम्राट है कैंसर। तो बाकी बीमारियां मुझे छोटी दिखती हैं। करेक्ट। इस पे चलिए गालिब का एक शेर सुना देता हूं। बिल्कुल सर। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। बाजी चाहे अतफाल मतलब बच्चों के खेलने का मैदान, दुनिया मेरे आगे। अब सच में बाकी बीमारियों को देखता हूँ तो मेरे लिए बच्चों खेलने का मैदान दिखता है। Right. जैसे कोविड में मुझे वही दिखता था, क्या तमाशा कर रहे हो कोविड। क्योंकि अब कैंसर से, जैसे मॉलिक्यूल से लेकर, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, तमाशाबाजी कर रहे हो मेडिकल साइंस के में, ये सब मेरे लिए तमाशा दिखता है। कुछ फैक्चुअल नहीं बोल रहे हो। फैक्चुअल बोलने वाला कोई मेरे आए, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, लाइव टेलीविजन प्रोग्राम पे मेरे साथ डिबेट करे, मैं कहूँगा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन सब का जो इलाज हो रहा है गलत इलाज होता है, ये बंद होना चाहिए। बाप रे सर, मैं तो ना आपसे बात करके ना मुझे तो सारी चीज़ें इतनी क्लियर हो गई, एंड आई थिंक मेरी ऑडियंस को भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई कैंसर को लेकर के भी। और आपकी नॉलेज वंडरफुल है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप जो मुहिम चला रहे हैं या जो आप कैंसर के प्रति जो अवेयरनेस फैला रहे हैं, ये बहुत काबिले तारीफ़ है, और हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं आपको। और मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूँगी, अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सर, आप अपना कीमती समय आपने हमें दिया, और मैंने सुना है आप डायरेक्ट OT से यहाँ पर आए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये डॉक्टर मतलब समझ रहे हैं कि एक डॉक्टर टाइम दे रहे हैं, और इतने बिजी शेड्यूल में सर डायरेक्ट आप OT से आ रहे हैं, आई थिंक बिल्कुल सही है। तो ये क्योंकि इस पे भी लोग कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, तो मैं कहता हूँ दिस इज नॉट मैनेजमेंट ऑफ टाइम, दिस इज टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन है, समय का प्रबंधन नहीं है। यू कांट मैनेज टाइम, यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ। तो जब आपकी कॉल आई थी कि इस दिन पॉडकास्ट करना है इस समय, तो मैंने उसी समय से OT की शेड्यूलिंग ऐसी की थी कि मैं 1 बजे OT फिनिश करूँगा, मैं निकलूँगा, मेरा ट्रैवल टाइम ये होगा, ट्रैफिक का मार्जिन इतना रखूँगा ताकि एक्सक्यूज ना हो कि मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ या OT में फंसा हूँ। बस यू मैनेज योरसेल्फ, नॉट द टाइम। राइट। और ये मैनेजमेंट आ जाए, आप डॉक्टर हो के इतना मैनेज कर रहे हैं, हम लोग छोटी छोटी चीज़ें भी मैनेज नहीं कर पाते हैं। आप बहुत इंस्पायरिंग है, आई थिंक बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होते होंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच।